This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। जिस तरीके से हम इस सीरीज के अंदर 10 नए एरियाज को कवर करते हैं और उन एरियाज को एमसीक्यूज के थ्रू कवर किया जाता है, जिससे कि आपके जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 1 या 1.5 साल के करंट अफेयर्स आपको चाहिए होते हैं, वो एमसीक्यू के थ्रू आपके कवर हो जाएं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो हमारा जो डिस्कशन होगा ओजोन पोल्यूशन को लेकर रहने वाला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर डिस्कशन करेंगे, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को लेकर जानने वाले हैं, फर्स्ट वर्चुअल स्कूल कहाँ पर खुला है उसके बारे में जानेंगे, ऑन्कोलाइटिक वायरस ये क्या होता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल कहाँ होता है, आर्टिकल 142 के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को लेकर एक एमसीक्यू रहेगा, परख, एंड देन फाइनली एंटी रेडिएशन पिल्स को लेकर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें कि 10 में से आप कितना स्कोर करने वाले हैं। जो कट ऑफ है दैट इज 6। यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाली है वो 6 की है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क, फॉर एवरी इनकरेक्ट 1 0, एंड फॉर एवरी मिस रीडिंग -2 का स्कोर रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा कितना स्कोर आप यहाँ पर टारगेट करके चलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स ओजोन पॉल्यूशन, इनमें से कौन सा ओजोन पॉल्यूशन को मॉनिटर करता है। क्या गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन पॉल्यूशन को मॉनिटर करता है, क्या बोन कन्वेंशन के द्वारा ऐसा किया जाता है, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा करता है, क्या सफर जो आपका एक इनिशिएटिव है उसके द्वारा ये किया जाता है। ओजोन पोल्यूशन को किसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। जो गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल है ये 1999 में आया था। बोन कन्वेंशन को सीएमएस भी कहा जाता है। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश करें करेक्ट आंसर देने की। विद इन 1 मिनट 60 सेकेंड्स आप मैक्सिमम यहां पर ले सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल है ये 1999 में आया था और इसका मेन काम क्या है, एसिडिफिकेशन, यूट्रिफिकेशन और ग्राउंड लेवल ओजोन जो है इसको कम करना। ये एक मल्टी पॉल्यूटेंट प्रोटोकॉल है जिसके अंदर ओजोन जो पोल्यूशन है वो भी शामिल है। तो ये मॉनिटर करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। अब आते हैं बोन कन्वेंशन के ऊपर। देखिए बोन कन्वेंशन का एक और नाम है जो है सीएमएस, जो कि इसका ओरिजिनल फॉर्मल नाम है जिसका मतलब है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। तो ये किसके ऊपर है, दिस इज ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के ऊपर ये कन्वेंशन है। तो यहां पर ये जो फोकस करती है ये बेसिकली किस तरीके से माइग्रेटरी स्पीसीज, एक्वाटिक स्पीसीज, एवियन स्पीसीज जो माइग्रेटरी हैं, तो पानी में रहने वाले और उड़ने वाले जो जीव हैं जो माइग्रेशन करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, उनको कैसे कंजर्व किया जाता है ये उसको लेकर है। तो इसका ओजोन से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए आपको इतने क्वेश्चन तक जब तक आपने 4 में से 2 ऑप्शन को मेजर कर लिया, देख लिया कौन सा सही है कौन सा गलत है, यहां पर आप एग्जाम के अंदर नीचे ऑप्शन में आ जाइएगा। आपको बेसिकली जहां पर 2 है उसको तो एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि 2 तो आंसर में हो नहीं सकता, आप श्योर हैं इस चीज को लेकर। तो डी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 यहां पर भी है ए में, इसको भी आप एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है अभी तक की वो बता रही है कि 2 तो आंसर में होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है ये तो है ही गलत, तो ये तो नहीं होगा। मतलब आंसर या तो बी होगा या सी होगा। लेकिन आपने ये भी फिगर आउट कर लिया कि जो गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल है ये किससे रिलेट करता है, ये ओजोन से रिलेट करता है। मतलब 1 जो है ये आंसर में होना ही होना चाहिए। तो क्या 1 यहां पर है, नहीं यहां नहीं है, लेकिन यहां पर है, तो आंसर शुड बी बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आपको देखिए 50% क्वेश्चन से ही आपको आंसर जो है वो आसानी से पता चल गया। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन का मेथड होता है। तो आपको आगे के बारे में, जो आगे के ऑप्शंस है उसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कंफर्मेशन हो जाएगी आपके आंसर को लेकर। लेकिन नहीं भी पता है, स्टिल इन दोनों इंफॉर्मेशन से भी आप आंसर दे सकते हैं अगर आप श्योर हैं पहले 2 ऑप्शंस को लेकर। वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स और सफर जो है ये भी ओजोन को मेजर करता है। सफर की फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए ओजोन को मेजर करने वाले जो इनिशिएटिव्स थे उनके बारे में हमने यहां पर देखा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर पूछ रहा है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो यहां पर सबसे पहले तो अंडरलाइन करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, जो चीज पूछी जा रही है करेक्ट इनकरेक्ट उसको सर्कल में डालें। ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये पब्लिश किया जाता है, एक इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है ये आईएमएफ के द्वारा पब्लिश किया जाता है। मे बी द पैरामीटर ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके अंदर क्या आता है कि हमें माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, हमें अक्रॉस द बॉर्डर जो ट्रेड है और क्रेडिट्स जो है इसको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना है और बढ़ावा देना है। मे बी इंडिया का जो रैंक है ईडीबी 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से 190th पोजीशन के ऊपर हम आते हैं, ये भी सही हो सकता है। 10 सेकंड्स लीजिए, सोचिए इसके बारे में, फिर करेंगे डिस्कशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक टूल है जिसे कि एक एजेंसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जिसके अंदर अलग अलग कंट्रीज को रैंक किया जाता है उनकी
इनिशिएटिव्स के हिसाब से, उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से। ये देखता है कि किस जगह पर बिजनेस करना कितना आसान है, कितने अच्छे से बिजनेस किया जा सकता है। हमारी रैंकिंग इसके अंदर पहले कुछ खास नहीं हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने इसके अंदर इंप्रूवमेंट जो है वो करना शुरू किया है। नाउ क्या इसको आईएमएफ के द्वारा पब्लिश किया जाता है? दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है उसके द्वारा इस इंडेक्स को, इस रिपोर्ट को लेकर आया जाता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, एडीबी का मेन काम क्या है? यस, ये प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को, ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर बनाने की कोशिश करता है, क्रेडिट मिलना आसान हो, इस चीज को लेकर भी कंसिडरेशन इसके द्वारा करी जाती है। तो बेसिकली ईडीबी जो है 10 पैरामीटर्स को देखता है, जिसमें कि किसी देश में बिजनेस को स्टार्ट करना आसान है कि नहीं है, ठीक है, परमिट्स, कंस्ट्रक्शन परमिट्स मिलना ये आसान है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिजनेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर है कि नहीं है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कितना इजी है, क्रेडिट मिलना, लोन मिलना कितना आसान है, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, टैक्सेस स्ट्रक्चर किस तरीके का है, अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड किस तरीके से किया जा रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स कराना आसान है कि नहीं है, और इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर किस तरीके का है। ये 10 एरियाज को कंसीडर किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग से निकालने से पहले, ठीक है। हमारा रैंक जो है वो काफी सुधरा है, 190 कंट्रीज में से हम 63rd पोजीशन पे हैं, 63वें पायदान के ऊपर हम लोकेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपके सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट्स यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज सिनर्जी। अभी एक साइबर सिक्योरिटी को लेकर सिनर्जी नाम की एक्सरसाइज करी गई थी, ये किसके द्वारा करी गई है? ये सर्टिन के द्वारा करी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा करी गई है, ये इसरो के द्वारा करी गई है, या डीआरडीओ के द्वारा करी गई है? 10 सेकेंड्स सोचिए, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? ओके, सो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्टिन जिसको कहा जाता है, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। ए, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम भी इसे कहा जाता है, इनका मतलब इंडियन है या इंडिया है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का शॉर्ट वर्जन है CERT। ये किसके अंतर्गत आती है? ये मीटी के अंतर्गत आती है। वैसे आंसर तो मीटी भी ठीक है, लेकिन आपको बेस्ट आंसर चूज करना होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कई बार आपको पता है कि दोनों ही आंसर्स ठीक है, लेकिन दिस इज अ गुड आंसर। जो बी है वो एक अच्छा आंसर है, लेकिन बेस्ट आंसर कौन सा है? फर्स्ट जो है, ए जो है, वो आपका बेस्ट आंसर है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली कोलैबोरेट किया गया CSA के साथ। CSA क्या है? साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सिंगापुर की, उसके साथ यहां पर कोलैबोरेशन किया गया, एंड देन सक्सेसफुली सिनर्जी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया यहां पर, ठीक है। इट वॉज कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव, क्योंकि आप जानते हैं रैंसमवेयर इनिशिएटिव जो है वो काफी सारे देशों से अभी इसके केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस एक्सरसाइज को किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में अगर इस तरीके का एक रैंसमवेयर अटैक, भगवान ना करे, इंडिया के ऊपर होता है, तो वी शुड बी रेडी फॉर इट। हमारे पास वेयरविदल होना चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी होनी चाहिए इस तरीके के रैंसमवेयर अटैक को न्यूट्रलाइज करने की। आई होप आपको रैंसमवेयर अटैक पता होगा, नहीं आपको इसके बारे में आइडिया, तो प्लीज ऊपर यहां पर आपको अभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे उसको प्लीज देख लीजिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 किस बारे में बात कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। तो इन चारों में से किसने देश का पहला वर्चुअल स्कूल जो है उसे लॉन्च किया है? क्या चंडीगढ़ के द्वारा किया गया है, न्यू दिल्ली के द्वारा किया गया है, तेलंगाना ने ऐसा किया है, या केरला ने ऐसा किया है? 10 सेकेंड्स आपके पास है। किसके द्वारा ये चीज करी गई है? किस यूटी या स्टेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? जो कंट्री का पहला वर्चुअल स्कूल है उसे अभी रिसेंटली दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है, एंड दिस इज कॉल्ड द दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। इसे क्या कहा जा रहा है? दिस इज कॉल्ड एज दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, राइट। इन दिस स्टूडेंट्स जो हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, और 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक वो इसके अंदर एडमिशन ले पाएंगे। और ये जो पूरा का पूरा एजुकेशन होगा, ये दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, DBSC जिसे कहा जाता है, जैसे बोर्ड्स होते हैं ना अलग अलग, आपने देखा होगा CBSE होता है, ICSE होता है, इस तरीके से दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से ये एफिलेटेड रहने वाला है। नो फीस विल बी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो क्लास 9 से लेकर 12वीं क्लास के बच्चे जो है इसमें एडमिशन ले पाएंगे, कोई फीस नहीं होगी। क्लासेस जो है कंडक्ट करी जाएगी थ्रू एन एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म जो कि स्कूल नेट और गूगल जो है मिलकर बना रहे हैं। तो गूगल भी इसके अंदर प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने का काम कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट एंड एंटीसिपेट कि जो प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन, वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म होने वाला है। खैर
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्चुअल स्कूल जो है उसे शुरू किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ओवीज को लेकर है, ऑन्कोलाइटिक वायरसेस को लेकर पूछा गया। ऑन्कोलाइटिक वायरसेस को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ओवीज जो है दे आर अ फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी, ये एक तरीके की इम्यूनोथेरेपी होती है जो कि वायरस को यूज करती है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं टीबी सेल्स को। जो ट्यूबरक्लोसिस के सेल्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने में ये हेल्प करता है। दे कॉज टीबी सेल्स टू बस्ट, इसकी वजह से जो ट्यूबरक्लोसिस टीबी के जो सेल्स होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं, विच रिलीज कैंसर एंटीजन टू एलिमिनेट एनी नियर बाय ट्यूमर सेल्स। तो इससे क्या होता है, जो एंटीजेंस होते हैं उन्हें रिलीज किया जाता है और आसपास के ट्यूमर सेल्स जो होते हैं उनको भी एलिमिनेट किया जाता है। सोचिए 10 सेकेंड्स आपके पास है, क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर, बताइए। देखिए ऑन्कोलॉजी आपने सुना होगा, जब हम ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं तो वी नो इट इज समहाउ रिलेटेड टू कैंसर। ये किससे रिलेट करता है, कैंसर से रिलेट करता है, ठीक है, द स्टडी ऑफ एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। सो इसका लेना देना टीबी से नहीं है, सो इट इज रिलेटेड टू बेसिकली कैंसर सेल। ये किससे रिलेट करता है, ये कैंसर सेल से रिलेट करता है। और जो यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाएगा और जो बस्ट किया जाएगा वो भी टीबी सेल्स को नहीं, कैंसर सेल्स को किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2। जो एंटायर क्वेश्चन था, बाकी सभी चीजें सही हैं लेकिन टीबी सेल्स जो है वो यहां पर नहीं आएंगे, कैंसर सेल को लेकर ही है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं एक बार, जो कि बात कर रहा है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को लेकर। पूछा गया प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसको 2014-15 में वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया था, हो सकता है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर लॉसेज होते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेयर किए जाते हैं। देखिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है किसानों के लिए बनाया गया था। अब आपको यहां पर बताना है कि इसे कब बनाया गया था, पहली चीज तो ये, और क्या सिर्फ केंद्र सरकार जो लॉसेज होते हैं उसको बियर करने में इसका इस्तेमाल करती है। सोचिए, चलिए सबसे पहले तो यस, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात करें तो किसानों के लिए इसे बनाया गया है, 2014-15 में बनाया गया था, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। लेकिन अगर किसी भी तरीके का नुकसान होता है किसानों को तो वहां पर जो फंड है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और यहां पर जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज बोर्न बाय सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर उस नुकसान को बेयर करती हैं। वैसे भी ओनली जहां पर आ जाता है, मैंने आपको बताया था वहां पर 80-20 रूल अप्लाई होता है, 80% चांसेस है कि वो स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम को लेकर बताया गया है कि स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक को बनाने के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए, दैट वुड डिस्करेज होर्डिंग एंड अनस्क्रूपलस स्पेकुलेशन, ताकि किसी भी तरीके से जो आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया जाता है, जो डिमांड सप्लाई को मैनिपुलेट किया जाता है वो यहां पर ना किया जा सके, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि पूछ रहा है आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समटाइम्स इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। जो आर्टिकल 142 है ये किससे रिलेट करता है, क्या ये एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट की जो हाई कोर्ट से अपील आती है, मे बी मेजर्स टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए मेजर्स हैं जो कि जस्टिस को इंश्योर करती है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के अंदर आती है, या फिर कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स, कुछ रिट्स को इशू करने की पावर जो होती है सुप्रीम कोर्ट के पास वो 142 के अंदर आती है। सोचिए आर्टिकल 142 क्या प्रोवाइड करता है, 142वें आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है उनको एक यूनिक पावर दी गई है कि वो पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं कंप्लीट जस्टिस, कर सके बिटवीन द पार्टीज। दैट इज यहां पर कोई डिक्री सुप्रीम कोर्ट यहां पर पास कर सकती है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जस्टिस है वो यहां पर डिलीवर हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ये बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। वैसे जितनी भी आपकी इंडियन पॉलिटी है उसके लिए भी आप यहां पर ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको जितने भी इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स हैं, क्योंकि पूरी इंडियन पॉलिटी जो है उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर किया हुआ है, वो सीरीज आप देख सकते हैं यहां पर जाकर। करेक्ट आंसर फिलहाल यहां पर बी हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 एचपीवी को लेकर। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पूछा गया, एचपीवी को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। एचपीवी जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, हो सकता है। परसिस्टेंस ऑफ सर्टेन हाई रिस्क स्ट्रेन्स ऑफ एचपीवी वायरस में रिजल्ट इनटू सर्वाइकल कैंसर। जो
HPV है, इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर जो है वो भी यहां पर हो सकता है इस वायरस के कुछ स्ट्रेन से, कुछ इसके हिस्सों की वजह से। एम्स ने इसको लेकर एक वैक्सीन जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से वो भी डेवलप कर ली है। बताइए 10 सेकेंड्स आपके पास है। HPV जो है क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है? क्या इसके कुछ स्ट्रेन से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? क्या इसको लेकर वैक्सीन एम्स के द्वारा बनाई गई है? क्या आंसर होगा सोचिए। चलिए देखिए, पहली दो स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, लेकिन ये जो वैक्सीन है बनाई तो गई है बट इट इज क्रिएटेड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा कोविड वैक्सीन जो थी वो भी बनाई गई थी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से इस वैक्सीन को बनाया। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि परख को लेकर पूछा गया। परख को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। परख जो है एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और ये बेसिकली ऐसे नॉर्म्स गाइडलाइंस को सेट करता है जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका असेसमेंट हो जाए और जो स्कूल बोर्ड्स हैं उनका भी इवैल्यूएशन हो जाए। मे बी ये क्या करता है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को गाइड करता है ताकि लर्निंग आउटकम्स देखे जा सके कि बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं कुछ पढ़ भी रहे हैं या उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो भी रही है या फिर सिर्फ स्कूल में जाया जा रहा है। ये स्टेट और नेशनल लेवल के ऊपर ये चीजें जज करी जाती हैं, मेजर करी जाती हैं, इवेल्युएट करी जाती हैं। सोचिए परख को लेकर क्या आंसर होगा। परख की वैसे फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। रिपीट कर देता हूं, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर फुल फॉर्म आपको दी होती तो क्वेश्चन का आंसर करना बहुत इजी हो जाता, तभी यूपीएससी आपको फुल फॉर्म नहीं देगा एग्जाम के अंदर, चांसेस आर वेरी लाइकली कि नहीं देगा। नाउ ये एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के दायरे में आता है, उनके अंतर्गत आता है, और इनका मेन काम भी क्या है, स्टूडेंट को असेस करना, स्टूडेंट को इवैल्यूएट करना और स्कूल्स को इवैल्यूएट करना। तो ये चीज बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ये क्या करेगा, ये बेसिकली देखता है कि आउटकम लर्निंग जो चीजें स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं उससे लर्निंग आउटकम्स क्या निकल रहे हैं। ठीक है, कि जो चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही है क्या बच्चे उससे कुछ सीख रहे हैं या सिर्फ स्कूल में जाकर 4th क्लास से आप 5th में जा रहे हो, 5th से 6th में जा रहे हो, सिर्फ स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं, लर्निंग कुछ नहीं हो रही है। तो ये चीजें असेस करने का काम जो है वो परख के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एंटी रेडिएशन पिल्स को लेकर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एंटी रेडिएशन पिल्स को लेकर पूछा है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। दे आर पोटेशियम आयोडाइड KI टैबलेट्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो रेडिएशन एक्सपोजर के केस में प्रोटेक्शन देते हैं। हो सकता है पोटेशियम आयोडाइड KI टैबलेट्स अचीव प्रोटेक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ थायराइड ब्लॉकिंग। ये किस तरीके से प्रोटेक्शन को अचीव करते हैं, थायराइड ब्लॉकिंग से ये जो प्रोटेक्शन है उसको अचीव करते हैं। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। जो आपकी पोटेशियम आयोडाइड KI टैबलेट्स हैं इनके बारे में 2 स्टेटमेंट्स हैं। चलिए देखिए, वैसे ये जो टैबलेट्स होती हैं इनको एंटी रेडिएशन पिल्स भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, एंटी रेडिएशन पिल्स कहा जाता है। दे कंटेन नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन एंड कैन हेल्प ब्लॉक एब्जॉर्प्शन। किसी भी तरीके का रेडियो एक्टिव या फिर कहें कि रेडिएशन जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन, कॉन्सेंट्रेशन उससे प्रिवेंट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये थायराइड ब्लॉकिंग करके ही किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। आंसर अगर आपने सी दिया है तो अपने आपको -2 दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए वो आर्टिकल 19 को लेकर रहने वाला है। सिविल सर्विसेज को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, कमेटीज को लेकर जो कि सिविल सर्विसेज को लेकर ही है उसके ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा, क्लाउड सीडिंग को लेकर डिस्कशन करेंगे। देन स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट अभी लेकर आई गई है, इसके बारे में जानेंगे। सर्वाइकल कैंसर को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है। पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अभी न्यूज में था, इसको लेकर क्वेश्चन रहेगा। INS विक्रांत को लेकर 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड हिनामनोर क्या है इसके बारे में जानेंगे। ना आई होप आपने अपने टारगेट को सेट कर लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम बाउंड मैनर में आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज इट इज बेसिकली आस्किंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 को लेकर आपको बताना है तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंचुएट्स ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। क्या हो सकता है इट्स अ फंडामेंटल राइट, क्या ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, क्या ये हर सिटीजन का एक मौलिक अधिकार है। हो सकता है दिस राइट इज एक्सटेंडेड टू सिविल सर्वेंट, ये जो अधिकार है ये सिविल सर्वेंट्स को भी दिया गया है, ये भी हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। यहां पर रिसेंटली हुआ क्या, एक डिबेट अराइज हुई, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल काफी सारे सिविल सर्वेंट्स जो है वो ट्विटर के ऊपर है और वो अपनी स्टेटमेंट्स जो है चीजों को लेकर देते रहते हैं। तो रिसेंटली जो
गुजरात का बिल्किस बानो वाला केस था, उसके ऊपर भी कुछ सिविल सर्वेंट्स ने, आई थिंक तेलंगाना के एक आईएएस ऑफिसर थे, उनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई, एंड देन काफ़ी सारे लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया और काफ़ी सारे लोगों ने उसको नेगेट भी किया। बट हाँ, एक जो चर्चा यहाँ पर शुरू हुई वो ये थी कि क्या सिविल सर्वेंट्स को जो उनके पर्सनल व्यूज़ होते हैं, क्योंकि वो सरकार के अंदर सर्व कर रहे हैं, तो कई बार जब वो अपने पर्सनल व्यूज़ को मेंशन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कई बार वो सरकार के अगेंस्ट में भी जाते हैं और ज़्यादातर केसेस में सरकार के अगेंस्ट में ही जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो उनके पर्सनल व्यूज़ होते हैं ऑन द मैटर्स ऑफ लॉ, गवर्नेंस को लेकर, लॉज को लेकर या किसी जजमेंट को लेकर, क्या वो उनको एक्सप्रेस करने चाहिए या नहीं। ये पूरा मामला था, मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि ट्विटर के ऊपर जो सिविल सर्वेंट्स अपने पर्सनल व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं और काफ़ी बार देखा गया कि ये सरकार के विरुद्ध में होते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नाउ सबसे पहले तो आर्टिकल 19 जो है, क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट आपको देता है? बिल्कुल ठीक है, जो आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये आपको एक फंडामेंटल राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे कैविएट्स होते हैं, काफ़ी सारी एक्सेप्शंस होती हैं। जस्ट बिकॉज किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है डजंट मीन कि वो सिटीजन कुछ भी बोल सकता है। कुछ इसमें कंडीशनैलिटीज होती हैं। क्या ये एवरी सिटीजन को दिया गया है? यस, ये एवरी सिटीजन को दिया गया है। और जब हम सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं, वो भी तो सिटीजन होते हैं। तो अगर दिस इज अ बिगर सर्कल ऑफ सिटीजन्स, द स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा? सिविल सर्वेंट्स। तो यस, ये राइट जो है वो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो उनको भी ये पर्टिकुलर राइट जो है वो दिया हुआ है। सिविल सर्वेंट की जो पोजीशन होती है सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्टेड होती है। आप जानते हैं कि जब हम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की बात करते हैं, सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं, तो काफ़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन उन्हें माना जाता है। तो क्योंकि ये पोजीशन इस तरीके की होती है, इसी वजह से जब भी वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो काफ़ी सारे लोग उन व्यूज़ को काफ़ी सिंसियरली लेते हैं। मतलब इनके व्यूज़ में वो इन्फ्लुएंस होता है, वो पावर होती है कि लोगों को कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट करे, राइट। तभी यहां पर बात करी गई कि क्या सिविल सर्वेंट्स को अपने पर्सनल व्यूज को एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए या नहीं। आज का मेंस क्वेश्चन जो है वो भी इसी के ऊपर है। वैसे मैं आपको बता दूं, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स जो हैं उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें मना करी गई हैं, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन हमने बनाया है। तभी यहां पर सारी चीजें सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स के बारे में हम नहीं देखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब इसके बारे में देखने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बात करता है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, लोगों की असेंबली की बात करता है। लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन पीसफुली इकट्ठे होने चाहिए, विदाउट आर्म्स इकट्ठे होने चाहिए। जैसे जब फार्म लॉ का प्रोटेस्ट हो रहा था, तब भी हमने देखा था लोग पीसफुली इकट्ठे हुए थे। एसोसिएशन को फॉर्म किया जा सकता है, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर। ऑफ कोर्स इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एंड यू कैन डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस यहां पर दी गई हैं। खैर, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इसी चीज को लेकर है, पूछा कि दो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, बताइए दोनों में से सही कौन सी है। सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स जो कि 1964 के हैं, दे हैव स्टेटेड दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एंगेज और मेक एनी स्टेटमेंट व्हिच हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी करंट पॉलिसी और एक्शन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कोई भी सिविल सर्वेंट जो है वो इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं देगा जो सरकार की पॉलिसी या उनके एक्शन के अगेंस्ट में जाए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। संतम कमेटी जो है उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, यहां पर बताया जा रहा है। और उन्होंने ऑल इंडिया सर्विस रूल्स जो 1955 के हैं उसके दायरे को बढ़ाया था, जिसकी वजह से 1964 के रूल्स आए थे। ये भी सही हो सकता है, सोचिए। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं। मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था कि हम सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसी वजह से मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड इसी वजह से नहीं दी गई थी क्योंकि पहली स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे तो यहां पर सिविल सर्विस कंडक्ट रूल, लबासना में जाओगे तो वहां पर ये चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। लबासना के अंदर ये इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू। इसके ऊपर लेक्चर्स होते हैं प्रॉपरली वहां पर। तो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स की बात करें तो यस, यहां पर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको पॉलिटिकली न्यूट्रल होना जरूरी है। ये माना जाता है कि दे शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। उनको कोई मतलब नहीं पार्टी एक्स है, पार्टी वाई रूल कर रही है, पार्टी जेड रूल कर रही है। रादर उनका काम सिर्फ क्या होना चाहिए कि जो भी सरकार रूल करे, जो भी पार्टी रूल कर रही है, जो भी पार्टी सरकार बना रही है, वो जो भी नियम बनाती है, जो भी पॉलिसीज बनाती हैं, जो भी स्कीम्स लेकर आती है, उसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। सो यहां पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सिविल सर्वेंट्स है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल हो। लेकिन सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा, वेरी रेयरली जो सिविल सर्वेंट्स है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रह पाते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी है वो यहां पर करेक्ट हो जाती है। यस, यहां पर बताया गया है स्पेसिफिकली कि आप सरकार की करंट पॉलिसी और एक्शन को यहां पर अपोज नहीं करोगे, क्योंकि आप अपोजिशन में थोड़ा ना बैठे हो, आप तो यहां पर एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो। और अगर आप खुद ही सरकार के अगेंस्ट में हो जाओगे तो कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि इंप्लीमेंटेशन करना आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। वो एक विरोधाभास को
कहीं ना कहीं लेकर आएगा। नेक्स्ट, संतनम कमेटी जो है उसने क्या, जो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स है उसके दायरे को बढ़ाया था, बिल्कुल ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है, सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, अब सिविल सर्वेंट से क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करी जाती है, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 के जो है इसमें कहा गया है कि जो सिविल सर्वेंट है उसमें इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए जिसको लेकर अभी पूरी डिबेट चल रही है, एंड कर्टेसी एंड गुड बिहेवियर होना चाहिए, मतलब लोगों से उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। यहां पर 3 पेयर्स आपको दिए और उसके सामने बेसिकली आपको बताना है कि कौन से पेयर्स यहां पर करेक्ट है। संतनम कमेटी के आगे लिखा है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है सिविल सर्विसेज को लेकर, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो संतनम कमेटी के द्वारा दिया गया है, क्या हो सकता है स्टैट्यूटरी बैकिंग टू कोड ऑफ एथिक्स, जो सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स लेकर आए गए उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देने का काम होता कमेटी ने दिया है क्या। कोड ऑफ एथिक्स को लाने का काम सेकंड एआरसी का था क्या, सोचिए 10 सेकेंड्स आपके पास है। दिस इज अगेन रिलेटेड टू द वेरी सेम एरिया, सिविल सर्वेंट्स को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। होता कमेटी 2004 में आई थी और जो सेकंड एआरसी है 2005 में, तो इससे भी आपको एक हिंट मिलेगा, इस इंफॉर्मेशन को यूज करिए। जो पहला पेयर है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम संतनम कमेटी की बात करते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि रूल्स को एक्सपेंड करने का, रूल्स तो पहले भी एग्जिस्ट करते थे सिविल सर्वेंट्स को लेकर, लेकिन उसको एक्सपेंड करने का काम, उसको फर्दर मॉडिफाई करने का काम जो है इस कमेटी के द्वारा किया गया, तो पहला पेयर करेक्ट हो जाता है। पहले होता कमेटी आई 2004 में, फिर सेकंड एआरसी 2005 में, तो सबसे पहले तो कोड ऑफ एथिक्स को बनाया जाएगा, तो उसके बाद ही तो उसको बैकिंग दी जाएगी, राइट। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि होता कमेटी जो है इसने स्टैट्यूटरी बैकिंग दी थी, नहीं स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई थी नेक्स्ट ईयर, पहले तो फॉर्म करे गए थे रूल्स कोड ऑफ एथिक्स, तो होता कमेटी के द्वारा कोड ऑफ एथिक्स को लेकर आया गया था और सेकंड एआरसी के द्वारा स्टैट्यूटरी बैकिंग देने का काम किया गया था। तो सिर्फ एक ही जो पहला पेयर है वो यहां पर करेक्टली मैच करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जो कि क्लाउड सीडिंग को लेकर है, पूछा गया क्लाउड सीडिंग को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से ये क्वेश्चन है। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स, जो क्लाउड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स के और आइस क्रिस्टल्स के बने होते हैं। क्लाउड सीडिंग जो है एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है क्या, ये भी पॉसिबल है कि क्लाउड सीडिंग जो एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, जब हम क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स किसके, नमक के, सोल्ट के कुछ पार्टिकल्स को स्प्रे किया जाता है, कई बार सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड को भी क्लाउड्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है, और ये स्प्रे क्या स्पेशल एयरक्राफ्ट के थ्रू किया जा सकता है या छिड़काव किया जा सकता है, मे बी, सोचिए 10 सेकेंड्स आपके पास है। ऐसा कहा जाता है, इवन जो चाइनीज हैं वो इसको क्लेम भी करते हैं कि 2008 में ओलंपिक से पहले उन्होंने क्लाउड सीडिंग को यूज किया था, यूएस ने भी प्रोक्लेम किया कि 2010 में उन्होंने भी यूज किया था, एंड इवन 2018 में इंडिया ने भी यूपी के अंदर, कर्नाटका और महाराष्ट्र के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो क्लाउड सीडिंग के ऊपर करे थे। नाउ क्या क्लाउड्स वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स के बने होते हैं, आइस क्रिस्टल के बने होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और जब ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स भारी हो जाती हैं, हैवी हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाती हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं, जिसे हम रेनफॉल कहते हैं, राइट। क्लाउड सीडिंग जो है क्या ये एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जहां पर बारिश नहीं हो रही है वहां पर बारिश कराने का काम किया जाता है, जहां पर रेनफॉल आप कह सकते हैं कि कम है, मान लीजिए कि 15 mm है, उसको 25 mm तक कैसे लेकर जाना है, ये भी इसी के अंदर किया जाता है। तो बेसिकली जहां पर x अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वहां पर 1.5x कैसे किया जाए, ये क्लाउड सीडिंग के अंदर आता है। और ये किया कैसे जाता है, जो क्लाउड्स ऑलरेडी बिल्ट होते हैं उनके ऊपर कुछ स्पेशलाइज टाइप का मटेरियल, जिसमें सोल्ट हो सकता है, सिल्वर आयोडाइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, उसको स्प्रे किया जाता है, जिससे ये जो वाटर क्रिस्टल्स हैं इनकी संख्या भी बढ़ती है और ये जल्दी से नीचे गिर जाते हैं, बेसिकली जल्दी से रेनफॉल कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पर जो एयरक्राफ्ट है ये क्या करेगा, स्पेशलाइज काइंड ऑफ मटेरियल जो है वो क्लाउड के ऊपर डालेगा, जो ये स्पेशलाइज काइंड के पार्टिकल्स होंगे जब ये क्लाउड के ऊपर जाएंगे, इसके आसपास जो वाटर वेपर होगा या वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो इससे चिपक जाएंगे और फिर हैवी होने के बाद वो बारिश के रूप में, रेनफॉल के रूप में नीचे आते हुए आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एनुअल स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी जाती है। क्या ये रिपोर्ट यूएनएफसीसी लेकर आता है, एनओए लेकर आता है, यूएनईपी लेकर आता है, या नन ऑफ द अबव। सोचिए ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी गई है। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट रिलीज हुई इसमें बताया गया कि ग्रीन हाउस गैस का जो क्वांटम है इसका क्वांटम बड़ा है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट ने यह भी बताया कि जो सी लेवल है
सी लेवल जो है वो भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस और सी लेवल जो है अब वो एक नए हाई तक पहुंच चुका है। 2021 का डेटा यहां पर प्रस्तुत किया गया है। नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के द्वारा इसे लेकर आया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे वेबसाइट के ऊपर तो आपको जो डेटा है वो भी वहां पर मिल जाएगा कि कितना कितना अमाउंट से सी लेवल राइज हो रहा है, कितने कितने अमाउंट से जो आपका ग्रीन हाउस गैस लेवल है वो भी यहां पर बढ़ रहा है। करेक्ट आंसर विल बी बी। रिपोर्ट किसके द्वारा लेकर आई गई है? ये NOAA क्या है? एनीबडी जिसकी फुल फॉर्म बता सके? व्हाट इज NOAA? इट इज नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को लेकर आया गया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बात करी गई है सर्वाइकल कैंसर को लेकर पूछा गया। सर्वाइकल कैंसर को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इंडिया जो है इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 1/5 ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। दुनिया के अंदर जितने भी सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं उसमें जो 1/5 है 20% केसेस आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। सर्वाइकल कैंसर जो है इट इज प्रिवेंटेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। अगर इसे पहले से ही डिटेक्ट कर लिया जाता है, डायग्नोज कर लिया जाता है तो इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। इंडिया डज नॉट हैव एनी वैक्सीन फॉर द सेम। अभी हमारे पास इसको लेकर कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। रिसेंटली सर्वाइकल कैंसर न्यूज में था एंड QHPV के बारे में आपने न्यूज में पढ़ा होगा। क्या है ये? इट इज क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जिसे अभी इंडिया ने इंडिजिनियसली बनाया है। पहले वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, हम इंडिया के बाहर से उसे इंपोर्ट करते थे। उसकी कीमत 2000 रुपए से 4000 रुपए रहती थी। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के चलते हुए हमने 1/10 कीमत के ऊपर, सिर्फ 10% कीमत के ऊपर 200 से 400 रुपए की ये जो वैक्सीन है अपने देश के अंदर ही बना ली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने कोविशील्ड मैन्युफैक्चर करी थी कोविड के टाइम पर, वही इसको बना रहा है। तो हमारे पास क्या कोई वैक्सीन नहीं है? नहीं, पहले भी हमारे पास वैक्सीन थी लेकिन वो इंपोर्टेड वैक्सीन थी। अभी हमारे पास जो वैक्सीन है दैट इज एन इंडिजिनस वैक्सीन। ठीक है, नाउ अब सर्वाइकल कैंसर के पीछे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है वो यही है कि इसका डायग्नोज नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है, लेस देन 10% ऑफ द इंडियन वीमेन वो स्क्रीनिंग प्रोसीजर से जाती है, ये देखने के लिए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से जाती है कि क्या इस तरीके का कोई कैंसर उनकी बॉडी में है भी सही या नहीं है। तो लोगों को जब अवेयरनेस ही नहीं है तो क्या होता है वहां पर एक नेग्लेक्ट, एक इग्नोरेंस देखी जाती है जिसकी वजह से कैंसर ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है जहां से फिर इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। WHO के एस्टिमेट को देखोगे तो ये कोई रेयर टाइप नहीं है कैंसर की कि लोग इसको इग्नोर करें। दिस इज द 4th मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर जो कि विमेन के अंदर पाया जाता है, महिलाओं के अंदर पाया जाता है। तो इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ कैंसर बट स्टिल इसको इग्नोर किया जाता है। इंडिया के अंदर आपको 20% केसेस देखने को मिलेंगे इस कैंसर को लेकर। यस, दैट इज करेक्ट। एट द सेम टाइम क्या ये प्रिवेंटेबल है? यस, अगर अर्ली स्टेज के अंदर इसे डिटेक्ट कर लिया जाता है तो ये प्रिवेंटेबल है। करेक्ट आंसर विल बी बी ओनली। ठीक है, सो दिस इज द यूटेरस एरिया जहां पर ये फैलना शुरू होता है नीचे के लेवल से, और ये इसकी फाइनल स्टेज है जहां पर इसे रिवर्स करना या खत्म करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हां, अगर अर्ली डायग्नोस हो जाता है तो वहां पर इसको हराया जा सकता है। चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कोलैबोरेटिंग विद इंडिया ऑन पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर? क्या नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है या म्यांमार है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन कि किस कंट्री के साथ हम ये पर्टिकुलर कोलैबोरेशन कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। सोचिए, देखिए वही कंट्री है जो चाइना कार्ड प्ले करती है। अब बताइए, सोचिएगा कौन सी कंट्री ऐसी है जो चाइना कार्ड प्ले करती है? ऑफ कोर्स इट इज नेपाल। नेपाल इज लाइक कि इंडिया से कोई बेनिफिट चाहिए होता है तो वो चाइना का नाम लेना शुरू कर देते हैं, चाइना से कोई बेनिफिट लेना होता है तो इंडिया की साइड आना शुरू कर देते हैं। वी हैव सीन दिस टाइम एंड अगेन। और यहां से इस तरीके के नेशन के साथ फॉरेन रिलेशन को मेंटेन करना भी कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, बट हमारी गवर्नमेंट काफी अच्छा काम यहां पर कर रही है। तो यहां पर अब पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे नेपाल के साथ रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि नेपाल जो है वो चाइना कार्ड प्ले कर रहा था, ये सभी जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करी जा रही है भारत सरकार के द्वारा कि चलिए इसके बावजूद भी किस तरीके से हम नेपाल के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। और यहां पर एक पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है इसका नाम लिया गया है। इवन अगर हम देखेंगे अरुण 3 करके एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, इसके अंदर भी इंडिया ने इन्वेस्ट किया है। ये अरुण रिवर जो नेपाल के अंदर है उसके ऊपर बनाया गया है।
राइट। नेपाल को भी इनवाइट किया गया है कि आप यहां पर आए, भारत के अंदर आए और सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। जहां पर भी आपने नेपाल को लेकर नोट्स बनाए हैं अपने नोट्स के अंदर, वहां पर इस प्रोजेक्ट के बारे में, अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में, सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में लिख दीजिएगा, सो दैट अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर आप इसका आंसर आसानी से कर सकें कि इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि आईएनएस विक्रांत को लेकर है। आईएनएस विक्रांत को लेकर अभी जब पीएम ने 2 दिन पहले इसे कमीशन किया था, तब इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया था, तो यहां पर आई बटन में आपको वो वीडियो दिखाई दे रहा होगा, तो इसको प्लीज देख लीजिएगा। इसमें आई थिंक 6 to 7 मिनट्स के अंदर विक्रांत को लेकर जितनी जानकारी है दैट इज अवेलेबल, सो दैट प्रीलिम्स मींस दोनों तरीके से आप सारे आंसर्स इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कर पाए। नाउ दिस इज द सेकंड चैनल जहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। नाउ आईएनएस विक्रांत कैरीज फॉरवर्ड द मोटो ऑफ इट्स प्रीडिसेसर। आईएनएस विक्रांत के ऊपर जो आईएनएस विक्रांत का फर्स्ट पार्ट था, उसी का ही मोटो लिखा हुआ है, जयमा समयुद्धि स्पृधा। ये एक मोटो कह सकते हैं, वो इसके ऊपर लिखा गया। पूछा गया कि इस मोटो को कहां से लिया गया, ठीक है। देखिए मोटो क्या होता है, मोटो कह लीजिए, या कहते हैं ना कि आपकी बॉटम लाइन क्या है, कि आपका स्लोगन क्या है, या फिर आपका बिलीफ क्या है। जैसे कुछ लोग कहते हैं लिव एंड लेट लिव, जियो और जीनो दो, वो उनका मोटो होता है। तो हमारे आईएनएस विक्रांत का मोटो है जयमा समयुद्धि स्पृधा, जिसका मतलब है आई कॉन्कर दोस हु फाइट अगेंस्ट मी, जो भी मुझसे लड़ेगा मैं उसको हरा दूंगा, ये इसका मोटो है, राइट। पूछा गया कि इसे लिया कहां से गया, क्या इसे महाभारत से लिया गया है, भगवत गीता से लिया गया है, पुराण से लिया गया है, या ऋग्वेदा से लिया गया है। क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे खासे हैं, सोचिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन इट्स अ वेल ब्लेंड ऑफ करंट अफेयर्स एज वेल एज एंशिएंट हिस्ट्री। सो जो ये स्लोगन है कहां से लिया गया, इट इज टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा, ऋग्वेदा से इसे लिया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बात कर रहा है व्हाट इज हिनामिनोर। हिनामिनोर क्या है, क्या ये कोई कंप्यूटर वायरस है, क्या कोई सुपर टाइफोन है, कोई कोरोना की टाइप है, या इनमें से कुछ भी नहीं। 10 सेकंड आपके पास दिए गए, सोचिए। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिस तरीके के कई बार क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछ लिए जाते हैं, जो भी चीजें लेटेस्ट न्यूज के अंदर होती हैं। बताइए। स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है उसे अभी देखा गया है, जिसे सुपर टाइफोन हिनामिनोर का नाम दिया गया है, और इसे अभी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में देखा गया था और कहा गया था कि जापान और साउथ कोरिया, अगर आप न्यूज देखेंगे तो न्यूज में भी ये चीजें बताई जा रही थी कि जापानीज और साउथ कोरियन आइलैंड्स जो हैं उनके ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट इस सुपर टाइफोन का पड़ा है। सो क्या है ये, इट इज अ सुपर टाइफोन। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आईएनएस विक्रांत को लेकर ही है। आईएनएस विक्रांत को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट क्या है। क्या इसे इंडिजिनसली डिजाइन किया गया है, क्या ये आत्मनिर्भर भारत के चलते हुए बनाया गया है। फ्रांस एंड रशिया दो ऐसी कंट्रीज है जिनके पास इस तरीके की कैपेबिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। जो काम हमने करके दिखाया, फ्रांस और रशिया पहले ही ऐसा कर चुके हैं। हो सकता है आईएनएस विक्रांत जो होगा ये 7th लार्जेस्ट होगा अमंग द कैरियर्स, जितने भी कैरियर्स हैं उसमें 7वां सबसे बड़ा कैरियर ये होने वाला है। सोचिए, देखिए बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें यूएस है, यूके है, रशिया है, चाइना का नाम भी आता है इसमें, फ्रांस भी आता है, और अब इंडिया भी इस एलीट क्लब के अंदर शामिल हो चुका है, जिसमें हम एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना सकते हैं। हमें अब बाहर से सहायता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने इंडिजिनसली ही डिजाइन किया है। आईएनएस विक्रांत जो है, क्या ये 7वां सबसे बड़ा कैरियर है, ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको लेकर कुछ फैक्ट्स की विड्थ कितनी है, वेट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितने डेक्स हैं, ये सभी चीजें यहां पर मेंशन करी गई है। किस किस तरीके के एयरक्राफ्ट होंगे, मिग 29 के रशिया वाला, उसको भी इसके ऊपर प्लेस किया जाएगा। कमोव 31 हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो भी उसके ऊपर, टॉपिक से वो दिखा देता हूं आपको। आरबीआई को लेकर डिस्कशन होगा हमारा, टोमेटो फ्लू के बारे में जानेंगे, न्यू नेवल एनसाइन के बारे में जानेंगे, मॉक्सी निमोनिया, तेजस मार्क 2 को लेकर भी क्वेश्चन रहेगा, G7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड फाइनली ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेकर क्वेश्चंस करने वाले हैं। नाउ कोशिश आप ये करिए कि जो भी आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर एमसीक्यूज को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। सिर्फ करंट अफेयर्स के नहीं, आपको स्टैटिक पोर्शन जो है उसके भी एमसीक्यूज करने हैं। चाहे तो आप पहले लेक्चर्स कंप्लीट करें, उसके बाद एमसीक्यूज करें, बुक कंप्लीट करें, उसके बाद एमसीक्यूज करें, या फिर आप डायरेक्टली भी एमसीक्यूज कर सकते हो और एमसीक्यू के थ्रू ही आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। 2023 मिशन एंड 2024 मिशन के अंदर इन्हीं अप्रोचेस को यूज किया गया, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmock.com पर जाकर एंड नेट 50 कूपन कोड को यूज करके। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। बेसिकली ये कहा गया है कि आरबीआई के पास अप्रोक्सीमेटली 500 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके फायदे क्या है, आपको बताना है कि इन चारों में से
कौन सा आंसर करेक्ट है? क्या इससे किसी तरीके का एक्सटर्नल अकाउंट सिक्योरिटी मिलता है? क्या इससे पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग मिलती है? क्या इससे हम स्पेकुलेशन जो होता है उस पे किसी तरीके का लगाम लगा सकते हैं? क्या इससे आप ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं असेंशियल आइटम्स का? सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है, क्या आंसर होगा? फिर करेंगे एक डिस्कशन इसको लेकर, इसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। रिसेंटली एक डेटा आया जिसमें बताया गया कि आरबीआई के पास 570 बिलियन डॉलर्स के आसपास का फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और इसका इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं रुपी के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए भी किया जा सकता है। जब फॉरेक्स रिजर्व कम होता है तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन काफी तेजी से हो सकता है रुपी का, लेकिन अगर हम इसी इनस्टेबिलिटी को रोकना चाहते हैं तो फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होना चाहिए। ये एक्सटर्नल अकाउंट सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है, और जो आपकी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है उनके द्वारा पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग दी जाती है ऐसे देशों को जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा है। मतलब वो ऐसे देशों के ऊपर जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो ज्यादा ट्रस्ट करती हैं। स्पेकुलेशन को भी रोका जा सकता है, एंड डेफिनेटली फॉरेक्स का इस्तेमाल आप इंपोर्ट करने में तो कर ही सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है टोमेटो फ्लू को लेकर। विद रेफरेंस टू टोमेटो फ्लू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। आप इस तरीके से अंडरलाइन जरूर करिएगा, चाहे तो क्वेश्चन पेपर में भी कर सकते हैं जो मेन टॉपिक आपका है, और जो रिक्वायरमेंट है करेक्ट या इनकरेक्ट उसको सर्कल में जरूर डालिएगा ताकि किसी भी तरीके की गलती क्वेश्चन को रीड करने को लेकर ना हो। नाउ टोमेटो फ्लू को लेकर पूछा है, इज इट अ नॉन कंटेजियस डिसीज, जिसे नॉन कम्युनिकेबल भी कहा जा सकता है, मतलब गैर संक्रामक रोग है क्या ये? हो सकता है। इट इज अ नॉन लाइफ थ्रेटनिंग फ्लू स्प्रेड इन चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज, जो 5 साल इससे कम आयु के बच्चे जो हैं उसमें ये पर्टिकुलर फ्लू जो है वो फैलता है, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है, क्या आंसर होगा? फिर करेंगे डिस्कशन इसको लेकर। टोमेटो फ्लू जो है एक तरीके का वायरल डिसीज है, एंड इट इज हाईली कम्युनिकेबल, हाईली कंटेजियस। ऐसा ये गैर संक्रामक नहीं है, रादर ये काफी तेजी से फैलता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सो इट इज हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, ये किस तरीके से फैल सकता है? क्लोज कॉन्टैक्ट से, जैसे हमने कोविड के केस में देखा था, और खासतौर पे बच्चों के अंदर जो क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, खासतौर पे जो 5 साल या उससे कम आयु के जो बच्चे हैं वहां पर ये काफी तेजी से फैलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा ना। ये पहली स्टेटमेंट तो हो गई इनकरेक्ट, लेकिन हाँ ये एज जो ब्रैकेट दिया गया है वो करेक्ट दिया गया है, एंड यस इट इज अ नॉन लाइफ थ्रेटनिंग फ्लू। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट हो जाती है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि पूछ रहा है इनसाइड विच शेप न्यू नेवल एनसाइन फीचर्स द नेशनल एम्बलम। जो नेशनल एम्बलम है वो अभी किस शेप के अंदर रखा गया है? जब हम नेवल साइन की, नेवी के साइन की बात करते हैं, क्या कोई व्हाइट हेक्सागन टाइप का है, ब्लू ऑक्टागन टाइप का है, ऑरेंज हेक्सागन, या फिर व्हाइट ऑक्टागन का? 10 सेकेंड्स आपके पास है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, विजुअल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ये नया नेवल एनसाइन फ्लैग जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो हमने आईएनएस विक्रांत की बात करी थी, इसको वहीं पे ही लॉन्च किया है। इंडियन फ्लैग इज प्लेस्ड ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द फ्लैग। यहां पे देखिएगा ये फ्लैग किस तरीके से बनाया गया है, देखिए एक बार। ये पूरा फ्लैग है, इसमें जो भारत का फ्लैग है दैट इज ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और ये जो एम्बलम है इसमें आप देखेंगे एक तो डबल साइड गोल्डन कवरेज आपको दिख रही होगी, बाउंड्री दिख रही होगी, एक एंकर भी दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि वो नेवी से ही रिलेट करता है, और हमारा नेशनल एम्बलम भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कलर है वो ब्लू है, ब्लू के अंदर ये आपकी ऑक्टागनल शेप है, और ऐसा कहा जाता है कि जो ऑक्टागनल शेप है ये बताती है कि जो इंडियन नेवी है इनका एक्सपेंशन सारी डायरेक्शन के अंदर है, 8 डायरेक्शन के अंदर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 बेसिक डायरेक्शन होती है। फिर आपने देखा होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा हम लोग साउथ ईस्ट की बात भी करते हैं, नॉर्थ वेस्ट की बात भी करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात भी करते हैं, और साउथ वेस्ट की बात भी करते हैं। ठीक है, तो टोटल 8 डायरेक्शंस हो गई। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कलर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, इसमें इंडिया का फ्लैग है उसकी पोजीशन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्या शेप का है, ये ब्लू ऑक्टागन शेप का है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मॉक्सी को लेकर पूछ रहा है। बताएं मॉक्सी को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? इट हैज प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन ऑन मार्स विद कंपोनेंट फ्रॉम प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। इसने मार्स के ऊपर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया है क्या? हो सकता है। और क्या इसके अंदर प्लैनेट के जो हमारा अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर को इस्तेमाल किया है क्या? ये भी पॉसिबल है। मॉक्सी जो है ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा टू डेमोन्स्ट्रेट अ वे दैट फ्यूचर एक्सप्लोरर्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन मार्स। ये एक तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन करेगा जिससे आगे के टाइम में जो एक्सप्लोरर्स होंगे वो मार्स के ऊपर ही
मंगल के ऊपर ही ऑक्सीजन को पैदा कर पाए। सोचिए 10 सेकेंड्स आपके पास है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी, कौन सी इनकरेक्ट होगी। मॉक्सी एक काफी छोटा सा बॉक्स है, इट इज अ स्मॉल बॉक्स, जिसे कि MIT मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा भेजा गया है नासा के साथ मिलकर। नासा का परसिवेरेंस रोवर जो है इसके साथ मिलकर इसे भेजा गया है। ये मार्स के ऊपर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। इससे आने वाले जो रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स होंगे उनके लिए भी काफी आसानी हो जाएगी कि वो मार्स के ऊपर इस तरीके से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो ये क्या एक छोटा सा बॉक्स है जिसे परसिवेरेंस रोवर के द्वारा भेजा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूमोनिया को लेकर क्वेश्चन है पूछा कि न्यूमोनिया को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। ये बेसिकली एक मेजर कॉजल फैक्टर है, एक मेजर कारण है जिसकी वजह से 5 साल या इससे कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इट कैन बी कोज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसके पीछे कारण क्या है, ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, फंजाई की वजह से भी हो सकता है। देयर इज नो वैक्सीनेशन फॉर निमोनिया दो ट्रीटमेंट कैन रिलीव सिम्टम्स। तो अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टम्स को कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली आइडेंटिफाई किया है कि निमोनिया जो है इट इज द सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रीजन जो है वो इसको बताया है कि इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनकी जान जाती है निमोनिया की वजह से। ठीक है, एवरी ईयर की बात करें तो 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख बच्चे जो हैं अंडर द एज ऑफ 5 उनकी डेथ होती है हर साल निमोनिया की वजह से। ये भी WHO के द्वारा डेटा दिया गया है। ठीक है, और खासतौर पे WHO ने ये कहा ये तो तब हो रहा है, ये 14 लाख बच्चों की जान तब जा रही है जब निमोनिया एक प्रिवेंटेबल यानी एक ट्रीटेबल डिसीज है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका इलाज अवेलेबल नहीं है, वो सब चीजें होने के बावजूद भी हमें यहां पर इतना बड़ा नंबर जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां पर होता क्या है, जो इसमें इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकती है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। क्या ये वन ऑफ द लीडिंग कोज है 5 साल या इससे कम आयु के बच्चों में, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन वैक्सीनेशन अवेलेबल है, दिस इज प्रिवेंटेबल, दिस इज ट्रीटेबल ऑल्सो। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सो व्हाट शुड बी द आंसर? सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो निमोनिया है इसको फैलाने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके कंसर्न में, उनके विद रिस्पेक्ट में वैक्सीनेशन अवेलेबल है। निमोनिया कोजिंग बैक्टीरिया जो सर्टेन बैक्टीरियाज हैं उनके अगेंस्ट में वैक्सीनेशंस आर अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा गया, तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स जो है ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है? BEL के द्वारा, DRDO, HAL या BDL के द्वारा? सोचिए किसके द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। 10 सेकंड्स आपके पास है, इजी क्वेश्चन है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है कि जो तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट है इसको आगे बढ़ाया जाएगा और यहां पर 6500 करोड़ 6500 करोड़ जो है वो ऑलरेडी इसके लिए सैंक्शन भी कर दिए गए हैं ताकि इसको फर्दर डिजाइन एंड डेवलप किया जा सके। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहां पर इसके कुछ जो फीचर्स हैं वो भी दिए हैं। अब फीचर्स के अंदर अगर आप देखोगे, सो दिस इज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये लाइट कॉम्बैट नहीं है, मीडियम कॉम्बैट एडवांस एयरक्राफ्ट है। 2 इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं। एट द सेम टाइम रडार से बचने की कैपेबिलिटी भी इसके अंदर दी गई है ताकि रडार इसको डिटेक्ट ना कर पाए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज करी गई है। ये किसके द्वारा रिलीज करी गई है? क्या एम्स के द्वारा करी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, नीति आयोग या नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स आपके पास है। इस रिपोर्ट के अंदर बताया कि कितनी एक्सीडेंटल डेथ हमें 2020 के कंपैरिजन में 21 में देखने को मिली, और ये भी बताया कि जो सुसाइड के केसेस हैं वो ज्यादातर हमें कहां से देखने को मिलते हैं? स्टूडेंट, एग्रीकल्चर लेबरर, डेली वेज लेबरर, यहां से हमें केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। एट द सेम टाइम ये भी बताया कि खासतौर पे जो लोग 1 लाख से कम पैसे को कमा रहे हैं उसमें खासतौर पे डेली वेज लेबरर्स हैं, उनके अंदर सुसाइड रेट जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिले। इस तरीके का डेटा जो है वो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो मेंटेन करता है और उनके द्वारा ही इस रिपोर्ट को लेकर आया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है जो कि ग्रुप ऑफ 7 G7 को लेकर है। पूछा गया विद रेफरेंस टू ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट देके पूछा है, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है G7 कंट्रीज को लेकर। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि इंडिया जो है, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज। इंडिया जो है वो G7 का मेंबर है। B3W क्या है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने आपको
प्रीवियस करंट अफेयर्स के अंदर जब नया नया प्रोजेक्ट आया था तब इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट इज B3W। ये एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव है जो कि G7 का है, हो सकता है G7 का हो, और ये BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसको काउंटर करने के लिए लेकर आया गया है, ये भी पॉसिबल है। देखिए यूपीएससी कहीं पर भी एक स्टेटमेंट में तीन तीन फैक्ट्स दे दिए इसने, ठीक है। BRI चाइना का है क्या, B3W क्या कोई इकोनॉमिक इनिशिएटिव है क्या, क्या G7 क्या है क्या, कहीं पर भी कुछ छोटी सी चीज भी चेंज कर सकती है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। नाउ जब हम G7 की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसमें यूएस है, यूके है, इसमें कनाडा है, इसमें जर्मनी है, इसमें फ्रांस, इटली एंड जापान आते हैं। नाउ इज इंडिया वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज, तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो जाएगी, बिकॉज यहां पर हमने देखा यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, ये यहां पर G7 के मेंबर्स हैं, इंडिया का नाम इसमें नहीं है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W की फुल फॉर्म क्या है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो है वो G7 के द्वारा लिया गया है, क्योंकि ये अभी BRI जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक हो जाती है, बी विल बी द करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछ रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेकर, इनके सस्पेंशन को लेकर, क्योंकि अभी पीछे इनका काफी सस्पेंशन हो रहा था, तो न्यूज में अभी भी ये चीजें अपीयर हो रही है। क्या जो सस्पेंशन है MP का, वो अथॉरिटी सस्पेंड करने की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। एन MP कैन नॉट बी सस्पेंडेड बियॉन्ड द सेशन ऑफ द हाउस। जो भी सेशन चल रहा है, वो विंटर सेशन भी हो सकता है, वो मॉनसून सेशन भी हो सकता है, वो बजट सेशन भी हो सकता है। आप जानते हैं कि 3 सेशन होते हैं, BMW कहते हैं जिसे, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, और ये इसी क्रम में आता है, इसी ऑर्डर के अंदर आता है। तो एक सेशन में मान लीजिए बजट सेशन में किसी को हटाया तो सिर्फ उसी सेशन में ही मैक्सिमम हटा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले सेशन में भी हटा दें, पॉसिबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो MP के सस्पेंशन को लेकर रूल्स वगैरह के बारे में, ग्राउंड्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। सोचिए 10 सेकंड्स आपके पास है, क्या आंसर होगा, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जब बात करी जाती है, जब इनको सस्पेंड किया जाता है, तो ये अथॉरिटी दी गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, PO। स्पीकर होते हैं लोकसभा के अंदर, और आपके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के अंदर। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल नहीं होता है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। और आपको अगर सिर्फ इतनी चीज पता होती तो सीधा आप एलिमिनेशन करते हुए इसको एलिमिनेट कर देते, और ये पता लगाना इतना मुश्किल भी नहीं था, इजी क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, इस तरीके से जब आप एग्जाम करेंगे प्रीलिम्स का, वहां पर भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके, और वो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी, उसे एलिमिनेट करके सीधा आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो यहां पर MP को क्या एक सेशन के बियॉन्ड सस्पेंड नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके बारे में बात नहीं करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, फिर अपनी रिवीजन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन को लेकर। पूछा गया कि अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन को फॉर्म होना है, बनना है, तो उसके लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशन होती है, कौन सी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। क्या इसमें लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री होना चाहिए। सी सरफेस का टेम्परेचर बताया है कितना होना चाहिए, 27 डिग्री से ज्यादा। इसमें वर्टिकल विंड स्पीड के अंदर वेरिएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा सा स्मॉल वेरिएशन हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इनफ टू क्रिएट अ साइक्लोनिक वॉर्टेक्स, इतनी कोरियोलिस फोर्स अवेलेबल हो ताकि वो साइक्लोनिक वॉर्टेक्स को बना दे। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए। कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, फेवरेबल होती हैं, जिससे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, ठीक है। जिसमें लार्ज सी सरफेस, जिसमें टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास, इससे थोड़ा बहुत हायर भी चल सकता है, इसकी बात करी जाती है, बिल्कुल ठीक है। क्या कोरियोलिस फोर्स इनफ होनी चाहिए साइक्लोनिक वॉर्टेक्स को बनाने के लिए, ये भी ठीक है। वर्टिकल विंड के अंदर वेरिएशन कम होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक और क्राइटेरिया होता है जिसका मतलब है प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर, पहले से ही एक छोटा सा लो प्रेशर, वीक लो प्रेशर एरिया एग्जिस्ट होना चाहिए, और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन अवेलेबल होनी चाहिए। अपर डाइवर्जेंस, अपर एरिया में डाइवर्जेंस की भी बात करी जाती है कि सी लेवल सिस्टम में अपर एरिया में जो डाइवर्जेंस है वो भी होना चाहिए। तो ये कुछ 5 कंडीशंस हैं, 3 हमने क्वेश्चन में पूछी थी, सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये अपर डाइवर्जेंस भी आप यहां पर। आज के जो एरियाज रहने वाले हैं उसमें हम INS विक्रांत को लेकर डिस्कशन करेंगे, क्लाउड सीडिंग को लेकर क्वेश्चन रहेगा, मैरी रॉय केस को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है, ASCR के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज टाइफून्स को लेकर, वैक्सीन को लेकर क्वेश्चन रहने वाले हैं, ओता कमेटी को लेकर भी क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, एंड फाइनली चैंगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन को लेकर मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका रहने वाला है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग INS विक्रांत रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इसे किसके द्वारा बिल्ड किया गया है,
किसके द्वारा इसे बनाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन से क्या डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, बीएल के द्वारा बनाया गया है, या नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स आपके सामने है, सोचिए क्या करेक्ट आंसर होगा, फिर करेंगे डिस्कशन इसको लेकर। क्या इसे डीआरडीओ के द्वारा बनाया है, क्या इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है? इनमें से आपको चूज करना है, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम इस तरीके का डिफेंस रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट देखते हैं, हम ये सोचते हैं, हमें पता भी होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस डीआरडीओ के द्वारा इसे बनाया गया। कल हमने एक डेवलपमेंट देखा जिसमें हमने MK2 फाइटर्स जो थे उसके बारे में डिस्कशन किया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो एचएएल कर रहा था। और यहां पर जब हम आईएनएस विक्रांत की बात करते हैं, सो आईएनएस विक्रांत जो है इसे डिजाइन किया गया है इंडियन नेवी के इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, जिसे कि इंडियन नेवी का WDB कहा जाता है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। और ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगा हो डीआरडीओ इसका आंसर होगा, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो तो डेफिनेटली डीआरडीओ जो है इसकी अलग अलग लैब्स डिजाइन करती है और आगे बनाया जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आईएनएस विक्रांत, इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंदर आती है, लिख देता हूं यहां पर, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है, जो कि किसके अंतर्गत आती है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे के अंतर्गत आती है। इनके द्वारा इसे बनाया गया है। आईएनएस विक्रांत काफी न्यूज में था पीछे, मैंने आपको यहां पर एक वीडियो भी दिया था, तो उसे देख लीजिएगा प्लीज, जो लास्ट के लेक्चर्स के अंदर, जिसमें आईएनएस विक्रांत को लेकर उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कमीशन किया गया है। राइट, चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। डी इसका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आंसर यहां पर डी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है क्लाउड सीडिंग को लेकर बात कर रहा है, पूछ रहा है क्लाउड सीडिंग को लेकर आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। क्लाउड सीडिंग इज अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक दैट इंप्रूव्स अ क्लाउड्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस रेन और स्नो बाय इंट्रोड्यूसिंग टाइनी आइसी न्यूक्लियाई। तो क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू टाइनी आइस न्यूक्लियाई को इंट्रोड्यूस करके हम क्या करते हैं, क्लाउड की जो एबिलिटी है रेन को प्रोड्यूस करने की वो बढ़ा देते हैं। हो सकता है टेक्नोलॉजी स्प्रेज पार्टिकल्स ऑफ सोल्ट लाइक सिल्वर आयोडाइड एंड क्लोराइड ऑन क्लाउड यूजिंग अ स्पेशल एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट्स। इसमें स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, उनके ऊपर सोल्ट, सिल्वर आयोडाइड या क्लोराइड का जो एक मिश्रण होता है उसे स्प्रे किया जाता है। इट लेसन्स हेल स्टॉर्म्स बाय रीऑर्डरिंग वाटर वेपर इन क्लाउड्स व्हिच ब्रेक्स डाउन लार्ज हेल स्टोन्स। तो यहां पर क्या है, ये हेल स्टॉर्म को कम करते हुए जो रेनफॉल होता है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करने की कोशिश करता है, या ऑल ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। क्लाउड सीडिंग अभी न्यूज में थी, लास्ट टाइम जब क्वेश्चन पूछा था तो कौन कौन से इसके अंदर मटेरियल यूज किए जा सकते हैं। जब भी क्लाउड्स के ऊपर सिल्वर आयोडाइड, क्लोराइड, सोल्ट या इवन ड्राई आइस के मिश्रण को स्प्रे किया जाता है, तो जो क्लाउड की कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। जैसे देखिए कोचिंग के बाद क्या होता है, या फिर जो प्रैक्टिस होती है, रिविजन होता है, रिविजन के बाद क्या होता है, अगर आपके 50 मार्क्स आने होते हैं रिविजन करने के बाद, वहां पर वो 50 जो है 80 हो जाते हैं। राइट, दिस इज द पावर ऑफ रिविजन। अभी हम लास्ट में रिविजन करते हैं और ये जो डेली बेसिस पे लेक्चर्स हैं ये कर रहे हैं। सिमिलरली जब क्लाउड की कैपेबिलिटी बढ़ानी है कि वो अगर एक्स अमाउंट ऑफ रेनफॉल कर रहा है वो बढ़कर 1.5x हो जाए, तो उसको भी यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, उसको भी यहां पर कोचिंग दी जाती है, उसकी भी रिवीजन कराई जाती है। और उसका रिवीजन कराने का तरीका क्या है, उसके ऊपर सोल्ट, सिल्वर आयोडाइड, क्लोराइड या फिर ड्राई आइस का छिड़काव करना। इससे क्या होता है, इससे जो रेनफॉल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, दूसरी देखोगे, तीसरी देखोगे, तीनों ही करेक्ट हो जाती है। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ये वही चीज बता रखी है इस इंफोग्राफिक के अंदर कि किस तरीके से बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड जो है उसको स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से जो बारिश है, जो रेनफॉल है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज मैरी रॉय केस, अभी रिसेंटली न्यूज में था। इट इज रिलेटेड टू व्हाट, क्या ये हिजब बैन को लेकर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर है, मैरिज एज को लेकर है, या नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास है। मैरी रॉय, द मदर ऑफ ऑथर एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय, अभी रिसेंटली शी पास्ड अवे, उनकी मृत्यु हुई। इस वजह से उनके बारे में आर्टिकल्स थे और उनके द्वारा, क्योंकि वो एक्टिविस्ट थे तो उनके द्वारा काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए थे व्हेन शी वाज अलाइव। और उन्होंने जो महिलाएं हैं उनको प्रॉपर्टी राइट्स दिलाने के लिए, खासतौर पे जो क्रिश्चियन महिलाएं हैं केरला के अंदर, उनको प्रॉपर्टी राइट्स मिले, इसके लिए उन्होंने
जो इनिशिएटिव्स थे वो यहां पर लिए, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चाहते थे और इसी वजह से वो जाने भी चाहते हैं। तो पहले तीन जो आपको ऑप्शंस दिए वो गलत हो जाते, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैरी रॉय जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में उन्होंने जब पढ़ा, उन्होंने सीखा, क्योंकि उसी कम्युनिटी से आते थे, तो उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी राइट्स इनहेरिट करने का जो एक अधिकार उनको नहीं दिया गया ट्रैवनकोर सक्सेशन एक्ट 1916 के हिसाब से, उसके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पूछ रहा है एएससीआर को लेकर। एएससीआर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, बेसिकली एक रिपोर्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन यहां पर गलत है। ये एएससीआर क्या है, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहती है देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस राइज इन ग्रीन हाउस गैस लेवल। जो रिपोर्ट है उसने बताया है कि ग्रीन हाउस गैस लेवल जो है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है और इसे वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा। ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया गया कि 2021 के अंदर ये रिकॉर्ड हाई पर चला गया। साथ ही साथ सिर्फ ग्रीन हाउस गैस लेवल ही नहीं बढ़ रहा है, इवन जो सी लेवल राइज होता है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। जो सी लेवल का स्तर जो है वो यहां पर धीरे धीरे साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यस, ग्रीन हाउस गैस जो है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बढ़ रहा है, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि ये भी बताया गया कि हम फॉसिल फ्यूल जो है उसका भी इस्तेमाल साल दर साल ज्यादा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जितनी दूसरे एरियाज है, मतलब अगर हम पर कैपिटा की बात करें ग्रीन हाउस गैस एमिशन की, वो भी ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री बढ़ता जा रहा है। राइट, यहां पर पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है ठीक, लेकिन इसे लेकर कौन आता है। सो जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एनुअल रिव्यू जो है, जो वर्ल्ड क्लाइमेट के ऊपर भी किया जाता है, इसे करते हैं NOAA के साइंटिस्ट। NOAA जो है इसकी फुल फॉर्म जो है इट इज नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसे पब्लिश किया जाता है बुलेटिन ऑफ अमेरिकन मेटेरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ साइट के द्वारा। तो WMO का रोल इसके अंदर नहीं है। अगर देखिए आपने यहां पर ए आंसर किया तो आपको अपने आप को -2 की पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर रिक्वायरमेंट क्या थी कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। राइट, अगर आपने इसको समझकर ही आंसर दिया है और आपका आंसर बी है, देन दैट इज करेक्ट। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो यहां पे बात कर रहा है सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर। ये किन दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट करी जाती है? क्या ये इंडिया नेपाल के बीच में होती है, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, या फिर इंडिया श्रीलंका? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट जो है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने का। ये पीछे हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया, किसके साथ? नेपाल के साथ। ये किस चीज के ऊपर है? ये है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर। किसके ऊपर है ये? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने को लेकर, क्योंकि आपने देखा कि फॉरेस्ट जो है वो तो किसी बॉर्डर को नहीं जानते, तो वो नेपाल की साइड भी हो सकते हैं, इंडिया की साइड भी हो सकते हैं। तो ये जो एरियाज होते हैं जहां पर अच्छा खासा फ्लोरा फोना अवेलेबल है, इसको प्रोटेक्ट करना दोनों कंट्रीज की जिम्मेदारी बन जाती है। और इसी वजह से इस तरीके के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जाते हैं। क्योंकि नेपाल न्यूज में था तो हमने वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज भी देखी। सूर्य किरण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और नेपाल के बीच में करी जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी जिस भी तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि आपके पास आपका शेड्यूल जो है वो रेडी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास डेली, वीकली, मंथली शेड्यूल अवेलेबल नहीं है, देन यहां पर जो तैयारी है, लेट मी टेल यू, साल कब बीत जाएगा, एग्जाम प्रीलिम्स का कब आपके सामने आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल एंड इट इज बेटर। और आप खुद भी अपनी तैयारी के अंदर, अपनी प्रिपरेशन के अंदर यू विल सी अ रिमार्केबल चेंज जब आप डेली, वीकली और मंथली शेड्यूल अपने रेडी कर लेते हैं और उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू करते हैं। तो ये 3 चीजें जो है, या फिर कहा जाए कि शेड्यूल जो है उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करके जरूर अपने सामने रखिएगा और उसके तरीके से तैयारी करते जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कल आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, आपको पता होना चाहिए कि वीकली बेसिस में आपको कितनी चीजें कवर करनी है, बाय मंथ तक आपका कितना सिलेबस कवर हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए कह रहा है। लेफ्ट साइड पर आपको दिए हैं कुछ नाम, जैसे कि हरिकेन्स, टाइफून, विली विली, और राइट साइड पे दिया है कि ये टर्मिनोलॉजीज कौन से देशों में यूज करी जाती है। मैं 10 सेकेंड्स आपको दे रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर हम जो टर्म यूज करते हैं उसे कहा जाता है साइक्लोन्स, राइट? बट नॉट नेसेसरी कि हर जगह पर साइक्लोन के लिए साइक्लोन टर्म का इस्तेमाल किया जाए।
राइट। तो अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जो टर्म्स यूज करी जाती हैं वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में उसी को ही विली विली कहा जाता है। पैसिफिक एंड चाइना के आसपास चाइनीज सी के अंदर इसे टाइफून कहा जाता है। अटलांटिक ओशन में इसे हरिकेन कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर टाइफून्स को, साइक्लोन्स को, या फिर कहा जाए कि हरिकेन्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे जो यूएसए के आसपास का एरिया, वहां पर इसे टोर्नेडोज के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कैरावैक वैक्सीन। कैरावैक वैक्सीन को लेकर पूछा गया, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, हो सकता है। ये एक इंडिजिनस वैक्सीन है जो कि फॉरेन वैक्सीन के कंपैरिजन में सस्ती होने वाली है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। अभी रिसेंटली हमने फर्स्ट क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, QHPV कहते हैं इसे। क्यू से क्या मतलब है? क्वाड्रीवैलेंट। HPV क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाई है। और यहां पर क्वाड्री का क्या मतलब है? देखिए, क्वाड या क्वार्टर से ये निकलता है। क्वार्टर या क्वाड में भी 4 देश आप जानते हैं, और क्वार्टर का मतलब भी 1/4 होता है। तो जो कोड है वो कहीं ना कहीं 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे क्वाड्रीवैलेंट इसलिए कहा गया क्योंकि 4 तरीके के जो एंटीजेंस होते हैं, या फिर सिंपली कहा जाए 4 तरीके के जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये उसको टारगेट करता है, ये उसको खत्म करता है। तभी इसका नाम क्या है? क्वाड्रीवैलेंट। 4 तरीके के वायरस को ये खत्म करेगा। पेंटावैलेंट सुना होगा आपने, ठीक है। तो इसी तरीके से नाम दिए जाते हैं। नाउ इज इट डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, वैसे आपने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा कि उनके द्वारा इसे बनाया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ ही कोऑर्डिनेशन करके इसे बनाया है। तो दोनों को ही यहां पर क्रेडिट जाता है इस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को बनाने के लिए। नाउ सर्वाइकल कैंसर जो है, इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर जो कि सर्विक्स के जो सेल्स होते हैं वहां पर होते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया, अभी 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था। क्या ये इंडिजिनस वैक्सीन है? वहां पर भी मैंने बताया था आपको, यस इट इज एन इंडिजिनस वैक्सीन। और अच्छी चीज इसके अंदर ये है कि इसकी कॉस्ट जो है वो काफी कम हो गई है। 200 रुपए से लेकर 400 रुपीज जो है इसकी कॉस्ट हो गई है। पहले जब हम इसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, देन द कॉस्ट वाज 2000 टू 4000। तो वी हैव रिड्यूस्ड द अमाउंट। हमने जो इसकी कॉस्ट है, जो इसकी कीमत है, उसके अंदर काफी ज्यादा इसमें हम कमी लेकर आए, और जो अब एक्चुअल कीमत है इसकी वो 1/10 है ऑफ द प्रीवियस अमाउंट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होता कमेटी को लेकर है, पूछा जा रहा है। होता कमेटी अभी रिसेंटली न्यूज में देखी गई थी। ये किस तरीके के रिफॉर्म से रिलेट करती है? क्या ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेट करती है? क्या ये सिविल सर्विस रिफॉर्म से रिलेट करती है? क्या ये जुडिशरी रिफॉर्म से रिलेट करती है? या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेट करती है? 10 सेकेंड्स। रिसेंटली एक डिबेट छिड़ी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर डिस्कशन क्या भी बताता हूं। इसमें बताया गया बेसिकली कि किस तरीके से जो सिविल सर्विसेज है उसमें रिफॉर्म्स लेकर आए जा सकते हैं, कैसे इसको जो हमारा स्टील फ्रेम है कैसे उसको और भी बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे उसको और भी एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। सो यहां पर दिस होता कमेटी ने सिविल सर्विस रिफॉर्म को लेकर ही रेकमेंडेशन अपनी दी थी। वैसे थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो यहां पर जो संतानाम कमेटी थी ये आई थी 1964 के अंदर, और इसने कुछ चेंजेस जो थे वो बताए थे आर्टिकल 311 जो सिविल सर्विसेज से ही रिलेट करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया, आपने पढ़ा भी होगा इंडियन पॉलिटी की किताब के अंदर, ठीक है। इसमें 311 जो था इसमें कुछ चेंजेस जो थे वो यहां पर बताए, और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लेकर भी कुछ कुछ चेंजेस इसके अंदर बताए गए थे, ठीक है। नाउ यहां पे होता क्या है, नेक्स्ट होता कमेटी 2004 के अंदर आती है और ये सजेस्ट करती है कि एक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के लिए, एक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उनकी इंटेग्रिटी और मेरिट जो है वो चीजें वैल्यू हो सके, ठीक है। एंड फिर सेकंड एआरसी बिल्कुल इसके बाद आ जाती है 2005 के अंदर, और उसमें इसी कोड ऑफ एथिक्स को स्टैट्यूटरी बैकिंग देने की बात करी जाती है। इसी चीज का रेकमेंडेशन किया जाता है कि जो कोड ऑफ एथिक्स बताए गए हैं इसको हम स्टैट्यूटरी बैकिंग देंगे, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एरियाज को याद रखिएगा। संतनाम कमेटी की बात करें, आर्टिकल 311 के अंदर चेंजेस जो थे वो सजेस्ट किए थे उन्होंने, ताकि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू करी जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के अगेंस्ट में उसको बेहतर बनाया जा सके। होता कमेटी एंड सेकंड एआरसी जो है वो भी इसी एरिया को लेकर आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट क्या आईएलओ लेकर आता है, यूएनईपी लेकर आता है, यूएनडेसा लेकर आता है, या फिर डब्ल्यूएचओ लेकर आता है?
10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। रिसेंटली इसको रिलीज किया गया है, नाम क्या है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, और 2020 एंड 2022 की ये रिपोर्ट जो है इसको लेकर आया गया। एक रीजनल कंपेनियन रिपोर्ट है एशिया एंड पैसिफिक रीजन के लिए। इसमें होगा क्या, जो रिपोर्ट है वो रीजनल ओवरव्यू देती है सोशल प्रोटेक्शन एशिया के अंदर और पैसिफिक रीजन के अंदर। नाउ लेकर तो इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। लेकिन इसमें है क्या वो मैं अभी आपको बताता हूं। रिपोर्ट बेसिकली बात करती है कि सोशल प्रोटेक्शन कौन कौन से मुल्कों में, कौन कौन से देशों में ज्यादा दी जाती है, कौन से देशों में मॉडरेट है और कौन से देशों में इसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। सोशल प्रोटेक्शन में आप समझ सकते हैं, इनको आप मान सकते हैं ये ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसके थ्रू सरकारें पॉवर्टी को, वल्नरेबिलिटी को कम करने की कोशिश कर रही होती हैं। ठीक है, तो सोशल प्रोटेक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, ऐसी पॉलिसीज और ऐसी स्कीम सरकार की जिससे कि पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर बात करी गई कि जब न्यूजीलैंड की बात करी, सिंगापुर की बात करी, ऑस्ट्रेलिया की बात करी, मंगोलिया की बात करी, तो कहा गया कि वहां पर 100% सोशल प्रोटेक्शन नेट है, मतलब वहां पर 100% कवरेज जो है वो किया गया सोशल प्रोटेक्शन के अंदर। ऑन द कॉन्ट्ररी म्यांमार, कंबोडिया जैसी कंट्रीज को कहा गया कि यहां पर सोशल प्रोटेक्शन सबसे कम है। इंडिया के लेकर क्या कहा गया होगा, इंडिया को क्या किया होगा, रिजेक्ट किया होगा, डिग्रेड किया होगा या अप्रिशिएट किया होगा। तो फॉर द वेरी रेयर इंस्टेंस में ऐसा होता है कि कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट हमें यहां पर सपोर्ट कर रही हो, लेकिन यहां पर हमें यही देखने को मिला है कि इंडिया को यहां पर अप्रिशिएट किया गया है कि यहां पर सोशल प्रोटेक्शन जो है पिछले काफी सारे सालों में इंप्रूव हुआ है। तो यहां पे इंडिया को अप्रिशिएट किया गया, क्रिटिसाइज नहीं किया गया, ये ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली जिसे न्यूज में देखा गया, ये कहां पर लोकेट करती है? क्या ये अरुणाचल में है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है या उत्तराखंड में है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी जो है इसे लेकर आया गया है ताकि एस्ट्रो टूरिज्म टूरिज्म अलग अलग तरीके का होता है। रिलीजन बेस्ड टूरिज्म हो सकता है, ठीक है, या फिर वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म हो सकता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड टूरिज्म हो सकता है। जो लोग एस्ट्रोफिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या फिर एस्ट्रोनॉमी में ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं, ज्यादा बिलीफ रखते हैं, या फिर कहा जाए कि उनका इंक्लिनेशन उस तरफ ज्यादा है, तो एक नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो लद्दाख के अंदर लेकर आई जा रही है। सो चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक हाई एल्टीट्यूड, काफी ऊंचाई पे बनी हुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि लद्दाख रीजन में लोकेट करती है। अभी मैप के ऊपर भी दिखाऊंगा, और यहां पर ही नाइट स्काई सेंचुरी जो है इसको लेबल किया जाएगा ताकि एस्ट्रो टूरिज्म जो है वो लद्दाख के अंदर बढ़ाया जा सके। नाउ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर मैप के ऊपर भी देख लीजिए, दिस इज द लोकेशन। नाउ ये चैंगथैंग 1 है, चैंगथैंग 2 है। तो हमारा जो डिस्कशन होगा यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जानेंगे, प्रीएम्बल के बारे में डिस्कशन होगा, इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड के बारे में जानेंगे, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कुर्की स्पार्क प्रोग्राम, सिविल सर्वेंट्स इंडिया यूएई के बारे में डिस्कशन करेंगे, नामदाफा नेशनल पार्क के बारे में भी एक क्वेश्चन होगा, हाई एक्सटर्नल डेट को लेकर भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। नाउ कोशिश ये करिएगा कि लास्ट तक आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, और फिर जो आपका टोटल स्कोर बनता है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट वी कुड सी कि किसने कितना स्कोर यहाँ पर किया। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी से है। आप ये जानते हैं कि जो भी चीज़ स्टैटिक में है, लेकिन वो अगर किसी भी वजह से करंट अफेयर्स में अपीयर होती है तो वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिसेंटली हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटिशन दायर करी गई, उसको लेकर न्यूज़ थी। पहले कोर्ट जो क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। विच द फॉलोइंग वर्ड्स इज और आर इंसर्टेड इन प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के अंदर 42वीं अमेंडमेंट जो थी उसके थ्रू इनमें से कौन कौन से शब्द जो थे वो ऐड किए गए थे? क्या 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने सोशलिस्ट शब्द को इंसर्ट किया था, क्या सेकुलर शब्द को इंसर्ट किया था, क्या इंटेग्रिटी शब्द को इंसर्ट किया था, या फिर ऑल ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास पिटिशन आती है उसमें कहा गया है कि जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये शब्द प्रीएम्बल के अंदर दिए गए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए या नहीं किए गए, वो आपको बताना है। इन शब्दों को प्रीएम्बल से रिमूव करने की बात करी गई है, ठीक है। प्रॉब्ली कुछ लोग सोचते हैं कि जो सेकुलर है वो शब्द नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई ये याचिका दायर करी गई होगी। एट द सेम टाइम कंट्री की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इंडिया कोई सोशलिस्ट कंट्री तो है नहीं, तो ये शब्द हटा देना चाहिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इंडिया के अंदर सोशलिज्म है, लेकिन वो इंडिया का यूनिक तरीके का सोशलिज्म है। वो सोशलिज्म चाइनीज़ या फिर रशिया जैसा सोशलिज्म नहीं है, वो चिली जैसा सोशलिज्म नहीं है, या फिर वो दूसरी कंट्रीज जैसे कि क्यूबा वैसा सोशलिज्म नहीं है।
नाउ जब हम बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट की, तो इसके थ्रू 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो थे उनको ऐड किया गया था, जिसमें कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। याद करने का तरीका क्या है? SIS, सिस करके याद कर लीजिएगा। ये 3 शब्द जो थे 42वीं अमेंडमेंट, जो 42वां संशोधन किया गया था, उसके थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये 1976 के अंदर चेंज किया जाता है। पहले जो शब्द होते थे वो थे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SDR, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसको चेंज करके सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SSSDR, इसको लेकर आया जाता है। तो फिर इंटेग्रिटी कहां पर आया? नीचे फ्रेज में जहां पर यूनिटी ऑफ द नेशन लिखा हुआ था, यहां पर यूनिटी की जगह पर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी कर दिया, राइट। तो इंटेग्रिटी शब्द को यूनिटी के साथ ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पे देखिएगा एक बार, जो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, और यूनिटी के साथ साथ यहां पर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन का इस्तेमाल किया गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, जो बात कर रहा है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। पूछा गया है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। यहां पर 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट, एक इंटीग्रल पार्ट है। क्या? एक अभिन्न अंग है, हो सकता है। इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। ये किस तरीके का है? ये नॉन जस्टिसिएबल नेचर का है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। क्या हो सकता है? जो एक क्वेश्चन बनाया गया ये भी उसी एरिया से है जहां पर हमने न्यूज देखी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन आई जिसमें कहा गया कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जो हैं उसे प्रीएम्बल से हटा देना चाहिए। नाउ यहां पर सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली अब इस पूरी पिटीशन को सुनेगा और उसके ऊपर अपनी सुनवाई करेगा, देन अपना जजमेंट देगा। लेकिन तब तक जो इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर टच अपॉन किया वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रीएम्बल क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? अगर आपने इंडियन पॉलिटी साथ के साथ करी है, यू नो दैट यस, इंडियन प्रीएम्बल को जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसका एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है आपकी करेक्ट। क्या ये नॉन जस्टिसिएबल है? अब नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? नॉन जस्टिसिएबल, ये जो फ्रेज है ये हम यूज करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के केस में, कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति या फिर डीपीएसपी के केस में, या फिर सरकार, डीपीएसपी किसको फॉलो करने होते हैं? सरकार को। फंडामेंटल ड्यूटी किसको फॉलो करनी होती है? नागरिकों को, सिटीजन्स को। अगर लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर सरकारें डीपीएसपी को फुलफिल नहीं कर पाती है, तो क्या हम उनको कोर्ट लेकर जा सकते हैं कि आपने इस चीज का पालन नहीं किया? आंसर इज नो। इसी चीज को नॉन जस्टिसिएबल कहा जाता है। लेकिन क्या फंडामेंटल राइट्स का जब हनन होता है, वायलेशन होता है, तो कोर्ट जाया जा सकता है क्या? आंसर इज यस, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। ये क्या है? ये जस्टिसिएबल मींस दे गिव यू अ रीजन टू गो टू द कोर्ट। यहां पर अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। उसी तरीके से नॉन जस्टिसिएबल मींस कि अगर ये चीजें फॉलो नहीं करी जाती या कोई भी वायलेशन होता है, किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता, तो उस केस में कोर्ट नहीं जाया जा सकता। जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं, क्या ये नॉन जस्टिसिएबल है? आंसर इज यस, क्योंकि किसी भी प्रिंसिपल का वायलेशन होता है जो प्रीएम्बल के अंदर मेंशन है, वो एक रीजन नहीं बन सकता कोर्ट जाने के लिए। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। क्या ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? यस। एलआईसी का केस आया था, एलआईसी केस ऑफ 1995, जहां पर ये जजमेंट दी गई थी कि जो प्रीएम्बल है, क्योंकि काफी इसके ऊपर डिबेट हुआ था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, लेकिन फाइनली ये डिसाइड किया गया कि यस, प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू। अच्छा, इससे पहले एक चीज बता देता हूं कि जो आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, प्रीएम्बल पूरा याद कर लीजिएगा। जब प्रीएम्बल आपको याद होगा, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आपको मेंस के अंदर भी आंसर लिखने में हेल्प करते हैं। एट द सेम टाइम कई बार इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लिया जाता है, हालांकि मुझसे नहीं पूछा गया था, लेकिन हाँ, इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि आपको प्रीएम्बल याद है, और वहां पर अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे नहीं आता, तो डेफिनेटली एक आप कह सकते हैं एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है। सो बेटर कि वहां पर कुछ आइडिया आपको प्रीएम्बल के बारे में होना चाहिए। एक दो बार इसे पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे, तो चीजें धीरे धीरे जहन में बैठने लगेंगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्मार्ट सॉल्यूशन एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022। स्मार्ट सिटीज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022 को लेकर पूछा गया, बताइए
करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है? क्या ये इनिशिएटिव है नीति आयोग का? हो सकता है। ये किस चीज के लिए एम कर रहा है? ये पीपल सेंट्रिक डिजाइन, सिटीज के अंदर पीपल सेंट्रिक डिजाइन को प्रमोट कर रहा है और ये नए तरीके के होम ग्रोन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड सॉल्यूशन की बात भी कर रहा है। आपके पास 10 सेकेंड्स है इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड को लेकर। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटी अवार्ड जो 2022 के थे, इसको प्रेजेंट किया गया। इसमें नीति आयोग का रोल नहीं है, यहीं से आपको पता चल गया होगा। कौन रिलेट करता है इससे? अर्बन अफेयर मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इससे रिलेट करते हैं, जिनके द्वारा ये अवार्ड दिए भी गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। इसमें यही देखा जाता है कि सिटीज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे कंजेशन से लेकर वाटर के इशू हो, सैनिटेशन से लेकर इलेक्ट्रिसिटी के इशू हो, तो किस तरीके के यूनिक क्रिएटिव सॉल्यूशन दिए जा सकते हैं, किस तरीके की खुद ही एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सकता है ताकि इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ILO को लेकर है, पूछा गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एक ट्राइपरटाइट एजेंसी ऑफ द UN है और ये अपने आप में अकेली ट्राइपरटाइट एजेंसी है। हो सकता है ट्राइपरटाइट का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 पक्ष शामिल होते हैं। बायलेटरल आपने सुना होगा, बाय में क्या होता है? बाय मीन्स 2। यूनिलेटर सुना होगा, यूनी मतलब 1, राइट? उसी तरीके से ट्राइपरटाइट और ट्राइलेटरल, सो ट्राई मीन्स 3। तो इसमें 3 पक्ष होते हैं। मे बी ILO इज द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN विच कंप्लीटेड 100 years ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट। ILO अपने आप में स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसने अभी अपने 100 साल, और ये पहली ऐसी एजेंसी जिसने अपने 100 साल पूरे किए हैं। देखिए फर्स्ट लगा के ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल कन्फाइंड हो जाती है। सोचिए 10 सेकेंड्स आपके पास है, क्या आंसर होगा? रिसेंटली ILO ने एक वर्ल्ड स्पेशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है और लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में देखा भी था। वर्ल्ड स्पेशल सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, सो दिस इज सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। कल इस रिपोर्ट के बारे में हमने देखा था, जिसमें देखा कौन कौन सी कंट्रीज ने बेहतर परफॉर्म किया। जैसे कि न्यूजीलैंड जो है, वहां पर सोशल प्रोटेक्शन जो है वो काफी अच्छे से दी जाती है, 100% कवरेज हमने वहां पर देखा था, राइट? नाउ यहां पर क्योंकि ये रिपोर्ट ILO के द्वारा लेकर आई गई है, तो ILO के बारे में देखते हैं। क्या ILO ट्राइपरटाइट एजेंसी है? क्या इसमें 3 पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष इसके अंदर शामिल है? अगर हम 3 पक्षों की बात करें, इसके अंदर पहला पक्ष है गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट्स इसके अंदर होती है। इसके अंदर है एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। ये 3 पक्ष इसमें शामिल है, 1 2 3। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ट्राइपरटाइट एजेंसी। इसमें वैसे 187 मेंबर स्टेट्स है, 187 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। 1919 में, इन 1990, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साई, इसको लेकर आया गया था। आप जानते हैं 1914 में आपकी वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है। उसके कंक्लूजन के तौर पर उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई आती है और उसके बाद ILO को लेकर आया जाता है, राइट? क्या इंडिया इसका मेंबर बन गया था? बिल्कुल, इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर में से एक था, क्योंकि तब हम ब्रिटिशर्स के अंडर होने के बावजूद भी हमने इसके अंदर पार्टिसिपेशन अपना दिया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे इस वजह से पूछना बिकॉज हम ये चीज काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये अपने आप में पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की जिसने अपने 100 ईयर्स कंप्लीट करे हैं। अभी 3 साल पहले ही 2019 के अंदर 100 ईयर्स कंप्लीट करें। दैट्स व्हाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो टर्म कुर्की को लेकर पूछ रहा है। बताएं ये क्या है? ये एक तरीके की मिलेट है जो कि ईस्टर्न इंडिया के अंदर ग्रो करी जाती है, जिसमें पानी कम चाहिए होता है। फार्मर्स की लैंड को अटैच कर लिया जाता है। ये उस प्रक्रिया को कहा जाता है। अंडर ट्रायल्स जो होते हैं दैट हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, उन्हें प्रिजन में रखा जाता है। अंडर ट्रायल्स को, उसे कुर्की कहा जाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ वुडन हैंडीक्राफ्ट। ये क्या है? इट इज एक तरीके का वुडन हैंडीक्राफ्ट का ये फॉर्म है जो कि पंजाब के अंदर काफी फेमस है। सोचिए 10 सेकेंड्स आपके पास है, क्या आंसर हो सकता है कुर्की को लेकर? रिसेंटली पंजाब के अंदर एक फार्मर ने सुसाइड कमिट किया क्योंकि वो कुर्की के अगेंस्ट में, जो कुर्की के ऑर्डर्स होते हैं उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा था, ठीक है? क्योंकि यहां पर उसकी जो लैंड थी एक लोकल मनी लेंडर के द्वारा अटैच कर ली गई थी, क्योंकि उसने लोन पेमेंट के अंदर डिफॉल्ट किया था। कुर्की में यही होता है, फार्मर की जो लैंड होती है पहले उसे प्लेज किया जाता है, उसके बदले लोन लिया जाता है, और जब लोन नहीं वापस किया जाता तो उसकी लैंड को अटैच कर लिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम बैंक्स, प्राइवेट मनी लेंडर्स जो होते हैं, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, उनको भी यहां पर ये डिक्रीज मिलती हैं, ऑर्डर्स मिलती हैं अगेंस्ट द फार्मर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम।
मतलब चाहे आप बैंक्स की बात कर लीजिए, प्राइवेट मनी लेंडर्स की बात कर लीजिए, कमीशन एजेंट्स की बात कर लीजिए, वो सभी कुर्की को फॉलो करते हैं। और कुर्की के जो ऑर्डर्स होते हैं, इसे सिविल प्रोसीजर कोड जो 1908 का है उसके सेक्शन 60 के अंतर्गत एग्जीक्यूट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। होता क्या है बेसिकली, जब फार्मर्स जो हैं उनके लिए तो उनकी लैंड ही सब कुछ होती है, और अगर लोन डिफॉल्ट होने की वजह से उनकी लैंड ही ले ली जाएगी तो फिर फार्मर बेचारा करेगा क्या? उसी सिचुएशन के अंदर ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं, और इस चीज को ठीक करना भी काफी जरूरी है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पूछ रहा है स्पार्क प्रोग्राम को लेकर बताएं इन चारों में से ये किससे रिलेट करता है। ये रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है आयुर्वेद स्टूडेंट्स का, एक इनिशिएटिव है इसरो के द्वारा जिससे इंटर्नशिप दी जाती है स्टूडेंट्स को स्पेस सेक्टर के अंदर, एक प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ताकि वुमेन साइंटिस्ट का जो नंबर है वो इंक्रीज किया जा सके स्टेम फील्ड के अंदर। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इन 4 फील्ड्स के अंदर मे बी नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। स्पार्क प्रोग्राम, स्पार्क की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो डेफिनेटली फिर तो क्वेश्चन का आंसर इजी हो जाएगा, लेकिन ऑफकोर्स फुल फॉर्म एग्जाम में नहीं दी जाएगी। स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च प्रोग्राम। नाउ यहां पे क्या है? रिसेंटली CCRAS, दिस इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, उनके द्वारा ये स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च प्रोग्राम जो है इसे स्पार्क प्रोग्राम को लेकर आया गया है। सो यस, इट इज अ रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम जो कि आयुर्वेदिक या आयुर्वेदा स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम जो है आयुर्वेदा स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए, उनकी स्टडी को, उनकी एजुकेशन को रिकॉग्निशन देने के लिए स्टार्ट किया गया है। इसमें जो रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदा के कॉलेजेस है, सिर्फ रिकॉग्नाइज आयुर्वेदा के जो कॉलेजेस है वहां पर ये प्रोग्राम जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है, और इससे जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे जो यंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको काफी ज्यादा सहायता मिलने वाली है। तो किस एरिया से रिलेट करता है? आयुर्वेदा से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लाइकली आउटकम ऑफ इम्पार्टिंग डिजिटल लिटरेसी टू सिविल सर्वेंट्स। इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जो कि डिजिटल लिटरेसी से रिलेट करता है, या फिर आप कह सकते हैं कौन सा ऐसा लाइकली आउटकम है जो कि सिविल सर्वेंट्स की डिजिटल लिटरेसी की वजह से होगा। क्या जब हम सिविल सर्वेंट्स को डिजिटल लिटरेसी देंगे, इफेक्टिव सिटीजन सेंट्रिक सर्विस एंड एफिशिएंसी वहां पर लेकर आई जा सकेगी? हो सकता है मींस आने वाले टाइम में या फिर अभी भी जो आप लोग हैं, आपको अगर डिजिटल तरीके से लिटरेसी दी जाती है, सिविल सर्वेंट्स को डिजिटल तरीके से लिटरेसी दी जाती है, तो उससे क्या फायदा होगा? क्या इससे कॉम्पिटेंसी गैप कम होगा? ये भी हो सकता है। लास्ट माइल डिलीवरी करी जा सकेगी सोशल वेलफेयर सर्विसेज की, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सोचिए क्या करेक्ट होगा। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनर किया है कुछ लोकल एजेंसीज के साथ ताकि डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग जो है वो हमारे यहां पर सिविल सर्वेंट्स को प्रोवाइड करी जा सके, राइट। पार्टनरशिप जो है इसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी, और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डिजिटल प्रोडक्टिविटी स्किल्स जो है वो यहां पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। याद करिए अभी लास्ट ईयर हमने मिशन कर्मयोगी के बारे में देखा था। मिशन कर्मयोगी जो था ये भी सिविल सर्वेंट्स के लिए लेकर आया गया ताकि ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से जो स्किल है वो इंपार्ट किए जा सके सिविल सर्वेंट्स को, ताकि उनका जो इंटरैक्शन लोगों के साथ होता है वो बेहतर तरीके से हो सके। क्योंकि अगर सिविल सर्वेंट्स का इंटरैक्शन लोगों के साथ बेहतर तरीके से होता है तो वो अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, बिहेवियर भी डेफिनेटली अच्छा होने वाला है, और देन एक फीडबैक जो जाएगा लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, वो भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। प्रोजेक्ट जो है ये डिजिटली एम्पावर करेगा सिविल सर्वेंट्स को, और उनकी आप कह सकते हैं कार्य में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो भी हमें देखने को मिलेगी। जो उनके कॉम्पिटेंसी गैप्स होंगे, स्किल गैप होंगे, वो भी पूरे हो सकेंगे और बेटर सोशल वेलफेयर डिलीवरी वो कर सकेंगे। तो सारी ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाती हैं। क्या क्या फायदे होने वाले हैं आप इस इन्फोग्राफिक से देख सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 जो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स आर बीइंग कैरिड आउट बाय इंडिया एंड यूएई टुगेदर। इंडिया और यूएई कौन कौन से इनिशिएटिव्स साथ में चला रहा है? क्या स्किल इंडिया सेंटर वाराणसी के अंदर दोनों ने मिलकर बनाया है? मे बी। क्या हम कोई आईआईटी भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं यूएई के अंदर? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्या हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकॉन जो बर्ड्स हैं, बर्ड स्पीसीज हैं, उसको कंजर्व करने की बात भी कर रहे हैं? तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि इंडिया और यूएई किन किन एरियाज के अंदर कोलैबोरेट कर रहे हैं। अभी यूएई कुछ दिन पहले न्यूज में भी था, किस वजह से याद करिए? लास्ट टाइम क्लाउड सीडिंग के बारे में बताया था मैंने आपको, राइट। सो यस, वाराणसी के अंदर
स्किल इंडिया सेंटर जो है उसे सेटअप किया जा रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। आईआईटी को यूएई में बनाया जाएगा। एट द सेम टाइम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन जो है उसको भी कंजर्व करने की बात करी जा रही है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड उनके जो यूएई के काउंटर पार्ट है, मतलब फॉरेन मिनिस्टर जो यूएई के हैं, उन्होंने अभी 14th इंडिया यूएई ज्वाइंट कमीशन मीटिंग जो है उसको चेयर किया अबू धाबी के अंदर, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो लिए गए हैं, जिसमें से कुछ डिसीजंस हमने यहां पर मेंशन करें। दोनों ही मिनिस्टर्स ने यह भी कहा कि वो 100 बिलियन यूएस डॉलर का जो गोल है, कमिटमेंट है, वो यहां पर करेंगे और बायलैटरल ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर्स तक अगले 5 सालों में लेकर जाएंगे। ये भी अपने आप में एक बड़ा कमिटमेंट है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा कि नामधापा नेशनल पार्क रिसेंटली न्यूज में देखा गया, ये कहां पर है? जेएनके में है, मिजोरम, आसाम या अरुणाचल? सोचिए। नामधापा नेशनल पार्क, और आजकल तो आप सुनेंगे काफी जगह पर, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, नेशनल पार्क हो, वहां पर एनक्रोचमेंट किया जा रहा है। यहां पर भी क्या था, कुछ इलीगल हाउसेस जो थे इस नेशनल पार्क के अंदर बनाए गए थे, जिसे अभी रिसेंटली डिसमेंटल किया गया, हटाया गया। नामधापा नेशनल पार्क जो है एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर फॉल करता है। 1000 फ्लोरल 1400 फोनल स्पीसीज जो है वो यहां पर मिल जाएंगे। तो फ्लोरा फोना के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पर ईस्टर्न हिमालय में जाना चाहता है। सो क्या है ये? इट्स अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्लोरा फोना की काफी ज्यादा रिचनेस आपको देखने को मिलेगी। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन पर, मैप के ऊपर भी देख लीजिएगा। सो दिस इज इन अरुणाचल नामधापा नेशनल पार्क। Which of the following is or are impact of high external debt? हाई एक्सटर्नल डेट के इसमें से क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं? क्या हाई एक्सटर्नल डेट से क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है? क्या फंड जो इन्वेस्ट करने के लिए होता है वो कम हो जाता है? क्या डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ जाता है? सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है, क्या होगा इसका आंसर? अभी रिसेंटली स्टेटस रिपोर्ट आई इंडिया के एक्सटर्नल डेट को लेकर। दिस वाज द 28th सच रिपोर्ट। 2021-22 के डेटा के साथ ये रिपोर्ट जो है इसको लेकर आया गया है। एक्सटर्नल डेट जो है एक ऐसा डेट होता है, एक ऐसा पोर्शन होता है कंट्री के डेट का जो कि फॉरेन लेंडर से लिया जाता है, बाहर की गवर्नमेंट से लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिस इज अ कंट्री, ये दूसरी कंट्री से जब कुछ पैसा लेती है क्योंकि इसको पैसे की जरूरत है। जैसे आपने देखा श्रीलंका अभी बाकी कंट्री से पैसा ले रही थी क्योंकि उनकी खुद की जो माली हालत है वो कुछ अच्छी नहीं थी। इंडिया ने भी इस टाइम पर श्रीलंका को हेल्प किया, राइट। पीछे पाकिस्तान की भी हालत कुछ ऐसी ही थी, तब वो भी दूसरी कंट्री से, इवन इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा मांग रहे थे। तो कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो कंट्री है उसको बाहर के पैसे की जरूरत पड़ सकती है ना। तो यहां पर जब बाहर के लेंडर से फॉरेन लेंडर्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, बाहर की गवर्नमेंट्स हो गई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक WB, वर्ल्ड बैंक या IMF जैसी एजेंसीज हो गई, उनसे पैसा लेना पड़ता है। उस सिचुएशन को कहा जाता है एक्सटर्नल डेट। बेसिकली इसका क्या मतलब है? उधार लेना। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? बाहर की एजेंसी से उधार ले रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि क्या उधार लेना अच्छा माना जाता है? डेफिनेटली इट इज नॉट अ गुड थिंग। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति भी उधार लेता है तो सोसाइटी में उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने ही पैसों से कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है और दूसरे व्यक्ति ने उधार लेकर उस काम को किया है, तो यहां पर डेफिनेटली सोसाइटी जो है, जो व्यक्ति उधार लेकर काम करता है उसको उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं मानते। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ऐसा होता है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जिसके ऊपर डेट ज्यादा होता है, उधार ज्यादा होता है, उसकी रेटिंग कम कर देती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के पास जो फंड्स है वो भी इन्वेस्ट करने के लिए कम रहते हैं क्योंकि उसको अपने डेट को वापस भी करना है, तो एक लिक्विडिटी उसे मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और रिस्क ऑफ डिफॉल्ट भी बना रहता है क्योंकि अगर अपने पैसे को नुकसान होगा तो कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन अगर किसी और का पैसा लिया हुआ है और वो आप रिटर्न नहीं कर पाएंगे तो वहां पर डिफॉल्ट की सिचुएशन जो है वो अराइज हो सकती है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी विल बी द करेक्ट आंसर। कमेंट सेक्शन के अंदर प्रीएम्बल जो है इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम जानते हैं। आपको बताना है कि इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा केस है, किस केस के बाद, किस जजमेंट के बाद कहा गया कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। ये मैंने आज के लेक्चर में भी आपको बताया है। आई होप आपने ध्यान से सुना होगा, अदरवाइज आप चाहें तो इंडियन पॉलिटी को रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद भी इस चीज का आंसर कर सकते हैं। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करेगा। आप जल्दी से अपने मार्क्स जो है वो बता दीजिए। आज आपका मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं है, कल वो आपको मैं देने वाला हूं। जल्दी से बताएं कितना स्कोर है कमेंट सेक्शन के अंदर। प्लीज लाइक द वीडियो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, टेक केयर, गुड बाय।